विशाल जी राम राम। अमन सिंह जी राम राम। दीपक शर्मा जी राम राम। प्रवीण जी ने लिखा, गुरु जी मेरी बेटी अंजलि कनाडा गई है, अब तक उसको काम नहीं मिला है, क्या कर्नाटका है, कर्नाटका क्या करना है, ये लिखा होगा। प्रवीण शर्मा जी और बाकी आप सब लोग मित्र जो लोग सुनते रहते हैं मुझे, हमने जब भी आपकी किसी बात को चेक करना होता है, हमें चाहिए होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, वो भी व्हाट्सएप में, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आपकी कुंडली बनाकर आपको फेसबुक पे बताएं। और वैसे भी ये पब्लिकली नहीं करनी चाहिए बातें, ना ही अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी पब्लिकली लिखनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना खतरनाक है, लोग इसका मिसयूज भी कर जाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, फिर आपकी प्रोफाइल है, आपकी फोटो उठाई जाती है, तो ब्लैक मैजिक जो होता है ना, काला जादू, इसी से होता है। तो थोड़ा सा बच के रहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी भी पब्लिक मत कीजिए। और कोई पर्सनल बात पूछनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। देखिए, रमेश भारद्वाज जी हमारे मित्र हैं, वो भी ज्योतिषी भाई हैं हमारे, उन्होंने मेरा नंबर लिख दिया है 9872065786 पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो जनरल बातें मैं कर रहा होता हूँ, जनरल ट्रांजिट की बात कर रहा होता हूँ कि आजकल ग्रह गोचर कैसा है, उसे समझ लेना चाहिए। जिन लोगों को अपना लग्न पता है उन्हें बहुत जल्दी समझ आ जाती है फिर। सो व्हाट्सएप में जाइएगा। मीना शर्मा जी, पौली मरवा जी राम राम। वरिंदर नारंग जी, अमित डोगरा जी, दीपक शर्मा जी, कल्पेश कटारिया भाई मुंबई से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं। कल्पेश कटारिया जी मुंबई के बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं, और रमेश भारद्वाज जी हमारे यहीं के हैं, पंजाब के एस्ट्रोलॉजर हैं। विशाल जी, अमन सिंह जी। सो बहुत अच्छा लगता है जब एस्ट्रोलॉजर मित्र भी साथ में हैं, आप लोग भी साथ में हैं। और देखिए, रमेश भारद्वाज जी, एस्ट्रो रमेश भारद्वाज जी मेरा नंबर आपको दे रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। गोतिन अंग्रेज जी, पवन शर्मा जी, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। चलिए, क्यों ना आप बात शुरू की जाए, क्योंकि 17 मिनट हो गए आपसे इंट्रोडक्टरी बातें करते हुए। तो सबसे पहले तो हमें अब गोचर समझना चाहिए आज का। ठीक है, अभी मैं आपके नाम नहीं ले पाऊंगा बीच में, पर जैसे ही मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा अपना गोचर बताकर फिर आप लोगों के धन्यवाद करूंगा जो जो लोग जुड़ेंगे। अभी सामने फिर भी गोपाल भैया आ गए, गोपाल कृष्ण जी, गर्ग साहब, जय श्री राम, और धवन मीनू जी, स्वागतम। चलिए, अब शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट। सो हम जितने भी लोग हैं, गोचर के हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन होता देखते रहते हैं। गोचर कहा जाता है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, जो करंट ट्रांजिट आजकल ब्रह्मांड में, आकाश में ऊपर चल रहा है। उस ब्रह्मांड में जो ग्रह उन राशियों में चला जाए जिनमें वो शुभ होता है, या उन राशियों में चला जाए जिनमें वो अशुभ माना गया है हमारी ज्योतिष की कोड लैंग्वेज के हिसाब से, उसका प्रभाव फिर एनर्जी उसकी जो है नेगेटिव या पॉजिटिव पृथ्वी पे आती है। और ध्यान से समझ लीजिए, हम लोग जो हैं, जो जीव हैं इस धरती के, पंच तत्वों से हम निर्मित हैं। जब भी हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमारे जो गुरु जन हैं हमें बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के लिए एक बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा, आपको भी समझना चाहिए जो लोग एस्ट्रो लवर्स हैं, कि कैसे ये फ्रीक्वेंसी काम करती है। एक श्लोक है, यत पिंडे तत् ब्रह्मंड, कि जो हमारे पिंड में है सो ब्रह्मांड में है। ये प्रथम समझने की बात है अगर आपने इस पृथ्वी पर जीवन को और जीवन में होने वाले बदलाव को समझना है। इतनी आसान बात अगर आप समझ जाएंगे तो आपको अपने आसपास के सारी चीजों की मूवमेंट, उनका बढ़ना, उनका गिरना, उनका कमजोर रहना, उनका मजबूत हो जाना, सब समझ आएगा। वो चाहे हम हैं, चाहे वनस्पतियां हैं, हमारी फसलें हैं, या हमारे घरों में लगे हुए भी पौधे हैं। हम फ्लावर का ही कोई, गुलाब का, गेंदे का कोई भी पौधा अपने घर में लगा लें, उसको भी वही एनर्जी चाहिए जो हमें चाहिए। यत पिंडे तत् ब्रह्मंड, सबसे पहला ये हमारा सबक है, गुरु का दिया हुआ लेसन है।
उसके पीछे कारण है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मंड, हमारी गुरबाणी में भी गुरुओं ने लिखा है जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। तो उसका अर्थ सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि 5 तत्व अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, इससे बना है ब्रह्मांड। और उन्हीं 5 तत्वों से अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, उससे बना है ये पिंड। अब आकाशीय जो ब्रह्मांड की जो रश्मियां हैं, जो एनर्जीज हैं, हमारे पिंड तक जब आती हैं, हम उसे गेन करने वाले पॉजिटिव रिसीवर हैं या नेगेटिव रिसीवर हैं, उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। उसी से हमारा रंग रूप चेहरा शक्ल, हमारी नेचर, हमारी वाणी, हमारी आदतें, हमारा सोशल सर्कल बनता है। ये बात बहुत गहरी है और बड़ी आसान भी है अगर समझ लें। मान लीजिए कि मैं मकर लगन हूं, 10 नंबर लगन हूं मान लीजिए, या तुला लगन हूं जहां पे शनि उच्च होते हैं, या कुंभ लगन हूं जो शनि का अपना घर है मान लीजिए, या आप लोग मान लीजिए कि आप लोग हैं। सो मकर हो या कुंभ हो या तुला, ये शनि देव के योग कारक लगन है। मान लीजिए मेरी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति उच्च है, तुला लगन में उच्च शनि, तो एक तो लगन शुक्र का जो शनि का मित्र है दैत्य श्रेणी में आता है, और शनिदेव उच्च हो जब मेरा जन्म हुआ हो, ठीक है। और अब ट्रांजिट में भी वो, आजकल के टाइम में भी वो बढ़िया राशि में हो, अपने मित्र घर में हो, उच्च राशि में हो, और उसी ग्रह की दशा मेरे ऊपर चल रही हो, जिसको हम कहते हैं ना महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा तक हम चेक करते हैं कि आज के दिन क्या हो सकता है। आज के दिन सूक्ष्म दशा कहते हैं उसको। सो महादशा तो जैसे शनिदेव की बात करें तो 19 वर्ष क्या हो सकता है, फिर उसकी अंतरदशा आती है, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर प्राण दशा, ऐसे आती रहती है, स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए कि उच्च का शनि है मेरी तुला लगन की कुंडली में, या मकर लगन की कुंडली में, या कुंभ लगन की कुंडली में, और इस समय भी शनि उच्च राशि में या मित्र राशि में है, और मेरे ऊपर उसकी दशा भी है, तो मुझे उस समय में जीवन में आनंदमयी जितने भी फायदे होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, अगर ब्रह्मांड में शनि बढ़िया राशि में है, उच्च अवस्था में है, स्ट्रांग है, मेरी कुंडली में मेरे जन्म समय उच्च था और उसी का पीरियड चल रहा है, ग्रहों की जो महादशाएं होती हैं वो हमारी ऑरा चेंज कर देती हैं। शनि की दशा चल रही हो तो मान लीजिए हमारे ऊपर शनि की ऑरा आ जाती है और हम शनि देव की रश्मियों को रिसीव करने लग जाते हैं। और ये खेल है बड़ा जबरदस्त। फिर कुंडली में देखा जाता है कि शनिदेव किन 2 भावों के स्वामी हैं। मान लीजिए तुला लगन है तो तुला लगन वालों के लिए तो शनि सुख स्थान और संतान के घर के स्वामी है, उच्च के हैं, बढ़िया चल रहे हो तो हम कहेंगे कि तुला लगन वालों को शनि की इस दशा में सुख मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, घर बनेंगे, संतान से सुख मिलेगा। कोई स्टूडेंट है तो वो एजुकेशन में आगे निकल जाएगा। कोई यंग बच्चे हैं तो वो पंचम भाव जो एजुकेशन वाला है वो लव अफेयर का भी होता है, तो उनका प्रेम संबंध भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे फिर प्रिडिक्शन बनती है। अब इसका उल्टा कर लीजिए कि मान लीजिए मेरा अच्छा लगन है मकर या कुंभ या तुला, शनि का मैं ग्रुप हूं फेवरेट, पर इस समय शनि खराब हो गोचर में, ऊपर से जो शनि की रश्मियां आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, वो नीच राशि में हो, और मेरे ऊपर दशा भी शनिदेव की चल रही हो, तो फिर ये कहा जाएगा कि भाई ये जो इस समय गोचर का शनि है उसकी जो रश्मियां हैं वो नेगेटिव हैं, और मेरी बॉडी के ऊपर जो उसकी एनर्जी फॉल करेगी वो कोई ज़्यादा फायदा नहीं करेगी। जीवन में स्ट्रगल रहेगा, परेशानियां रहेंगी, और जिन जिन भावों में शनि उनकी राशियां होती हैं उन भावों को कमजोर माना जाता है। फिर जिस भाव में शनि गोचर में चल रहे हो उसको भी कमजोर माना जाता है। तो ये ठीक वही सिस्टम है जो छोटे से श्लोक ने हमें सिखा दिया था, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। तो इसलिए जब भी हम लोग लाइव करते हैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर, तो हम लोग ट्रांजिट जरूर बताते रहते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों की कुंडलियां तो पता नहीं होती, वो तो अब आप या तो पर्सनली जब दिखाएंगे तब पता चलेंगी, हम आपको बताते रहेंगे कि भाई ये ग्रह आपके अच्छे हैं,
ये इस ग्रह के कलर थेरेपी आपके लिए शुभ है, इसके लिए शुभ नहीं है। लेकिन जब हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रांजिट बताते हैं, गोचर बताते हैं, और आपने उसको अगर समझ लिया, जैसे मैं तो बड़ा इजीली सिखा देता हूं कि दो ग्रुप है, एक देव ग्रुप है, एक दैत्य ग्रुप है। देव ग्रुप में सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, इनके लग्न आएंगे। दैत्य ग्रुप में बुध, शुक्र और शनि, इनके ग्रुप आएंगे, लग्न आएंगे। और जिन्होंने इस सिस्टम को जान लिया, समझ लिया, उन्हें पता चल जाता है कि हमारे ग्रुप की जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो इस समय पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और हमारे ऊपर जो दशा चल रही है उसकी, उसका इफेक्ट कैसा आता है बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है ये, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। वैदिक गणना कहते हैं इसको, वैदिक काल गणना कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी को वैदिक काल गणना कहते हैं। बहुत ही मजेदार रिसर्च है ये। इसी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही तो दिन, महीने, व्रत, पर्व, त्योहार तय होते हैं। और जो दिन हमारे पंचांग निकाल देते हैं, हमारे पंचांग जो दिन निकाल देते हैं, जिस दिन हमारे पंचांग ग्रहण बताते हैं, सबसे बढ़िया बात यह है, जैसे अभी भी ग्रहण आने वाला है, एक अमावस्या पे भी आएगा, पितृपक्ष चल रहा है ना, पितृपक्ष की शुरुआत पे भी ग्रहण था, अंत में भी ग्रहण है इस बार, कई सालों बाद ये योग बना है। जब ये ग्रहण की स्थिति, पंचांग कितने का है हमारा पंचांग? पहले 50-60 रुपए का मिल जाता था, अब 150-200 रुपए का हो गया। 150-200 रुपए का पंचांग है। उसमें जो ये तिथि, नक्षत्र, वार, समय, पर्व, त्योहार, ग्रहण बताए होते हैं, उनसे 1 मिनट भी या 1 सेकंड भी बाहर कोई भी प्लेनेटरी जो ऑब्जर्वेशन करती है ना लेबोरेटरीज, इसरो है हमारे भारत की, नासा है यूएस में, 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं बोल सकती। ये समझ लीजिए, 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं बोलती। उन्हें उनका समय ग्रहण का, जिसको वो एक्लिप्सी कहते हैं, सेम वही होता है जो हमारे पंचांग में लिखा होता है। इसको कहते हैं वैदिक काल गणना। अब मजेदार बात यह है कि ये काल गणना हमारे यहां महाभारत काल से हो रही है। महाभारत के 18 दिनों में भी ग्रहण पड़े हुए हैं, उनका भी उल्लेख है हमारी महाभारत में। और ये जो लेबोरेटरीज हैं, ये जो संस्थाएं हैं, इनको जुमा जुमा 100-150 साल हुआ होगा। तो बिना किसी चश्मे के, बिना किसी कैमरा के, बिना किसी रॉकेट के, बिना किसी तार के, बिना किसी वाईफाई के, है ना, ये हमारी पुरानी किताबों में, हमारे पुराने ग्रंथों में नवग्रहों का प्रभाव, नवग्रहों के कलर, नवग्रहों की पृथ्वी से दूरी, नवग्रहों की आपस में दूरी, नवग्रहों की गति, यानी कि कौन सा ग्रह कितने देर, कितने मिनट, किस राशि में चलता है, महाभारत काल से लिखा हुआ है हमारे भारत के पुरातन ग्रंथों में। इसे वामपंथियों ने ही तो खराब करना शुरू किया आकर। इसे हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करने को, हमारे जो 1947 के बाद पहले 5 शिक्षा मंत्री थे जो हमारे, गूगल पर उनके नाम सर्च कर लीजिएगा। पहले 5 शिक्षा मंत्री जिन्होंने हमें सिर्फ लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये चीजें पढ़ाई हैं, उनके सिर्फ नाम आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। 1947 के बाद पहले 5 प्राइम हमारे होम एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, उन्होंने वो एजुकेशन हमारे बच्चों के ब्रेन में भर दी है। तो ये जो एजुकेशन मैं पढ़ के आपके साथ साझी करता रहता हूं, ये हमारी वैदिक काल गणना है, हमारी भारतवर्ष की प्राचीन विद्या है, एनिशियंट एजुकेशन है। इसे समझना पड़ेगा अगर बचना है तो। याद रख लीजिए, ज्योतिष का संबंध केवल इस बात से नहीं है कि मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे 7वें घर में राहु है, तलाक तो नहीं हो जाएगा, मेरी जेल यात्रा तो नहीं, इससे नहीं है। सिर्फ इस सब्जेक्ट का संबंध इस बात से भी है कि अगले आने वाले 15-20 सालों के बाद क्या हम ब्रेन वॉश होने के बाद पूरी तरह उन बातों के लपेटे में आ जाएंगे जो ये कम्युनिस्ट चाहते हैं, तो फिर यहां बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। या हम इस सिस्टम को समझेंगे, अपने मंदिर में जाएंगे, वहां मंदिर की
जो बोर्ड होता है उसके ऊपर क्या लिखते हैं पंडित महाराज, पढ़ेंगे कि अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है, श्राद्ध कब खत्म होने हैं, नवरात्र कब शुरू होने हैं, दशहरा कब आ रहा है। इन बातों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? ये एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। अगर इन बातों को समझेंगे तो 15-20 साल बाद जो बहुत काली घटा दिखाई दे रही है, डेमोग्राफी चेंज, पॉपुलेशन सिस्टम चेंज, वोटिंग सिस्टम चेंज हो रहा है, जो खतरनाक समय है। लेकिन इस सनातन विद्या से, एजुकेशन से, इसको केवल इस बात से मत जोड़िए कि मेरी राशि क्या है, मेरा लग्न क्या है, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरी शादी लव मैरिज होगी या मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। नो, ये तो चलती रहनी है बातें, ये तो हम लोग ना भी बोले तो भी चलती रहेंगी। इसको इस बात से समझ लें कि ये आपको आपकी जड़ों से, आपके सनातन से जोड़कर रखने वाली एजुकेशन है। तो मैं तो इस बहाने से ही करता रहता हूं इसको, ठीक है। और मेरे मेरे नंबर में बहुत सारे मित्र बैठे हुए हैं ना। आ गया था मुझे एक बड़े फोन आ जाते, पंडित जी आपके नंबर में 786 आ रहा है। मैंने कोई 786 नंबर खरीदा नहीं हुआ, मैंने खरीदा है 65786। लेकिन उस 786 के बहाने से जो मुझे कॉल्स आती हैं उनको भी हम हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं। सो बहुत सारे लोगों को ये संदेश मैं यहां से देना चाहता हूं कि ये जो एजुकेशन है इसको आप सीख जाएंगे तो बेटियां फ्रिज में नहीं मिलेंगी। 3-4 दिन पहले की भी एक घटना चल रही है, महालक्ष्मी नाम की एक लड़की उधर साउथ साइड की, उसके कितने टुकड़े काट काट कर फ्रिज में मिले हैं। तो ये केवल हमारी वीजा, हमारे बच्चे, हमारी लव मैरिज के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी, ये हमारी वैदिक विद्या है, इसे समझना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है कि आप सब लोग इसको समझेंगे, जानेंगे। और जो मैं ट्रांजिट बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही, मुझे पता है कई लोग सिर्फ इस नियत से बैठे होते हैं कि मेरी राशि क्या है, मेरा लगन क्या है, मेरा ये कब होगा, वो कब होगा। लेकिन मेरी वो नियत नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा आपका क्या कब होगा। मेरी नियत कुछ और है, मैं अपना काम करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन जुड़े हैं। सुरेंद्र कुमार टोनी जी राम राम, राजेश शर्मा जी, कमल चावला जी, सविता शर्मा जी, अनूप गुलाटी जी, एडवोकेट अशोक जी, नीरू दिनेश जी, प्रदीप गुप्ता जी। नमिता जी ने क्या लिखा, पंडित जी ये बताएं कि क्या लड़कियां माँ बाप का श्राद्ध नहीं कर सकती? ऐसा तो नहीं है भाई। संजीव पायलट जी, अरोड़ा सनी जी, और महावीर जी, ऋतु जैन, सुनील दत्तार, धवन मीनू। चलिए, कल्पेश कटारिया जी राम राम जी, राम राम। सो लड़कियां माँ बाप का श्राद्ध नहीं कर सकती क्या, ये पूछा है, एक प्रश्न ये आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को याद करना, उनके जो हमें शिक्षाएं जो उन्होंने दी हुई हैं उनके प्रति नतमस्तक रहना और उन्हें अपने थोड़े रीति रिवाजों के अनुसार याद कर लेना, इसमें बेटा या बेटी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें बेटा बेटी वाली कोई बात नहीं है। लड़कियां भी अपने माता पिता जो उनके पूर्वज चले गए हैं उन्हें याद करके श्राद्ध कर सकती हैं। ऐसी कोई कोई नियमावली नहीं है। जो आपको इन बातों में उलझाने की कोशिश करे उसको छोड़ दीजिए। बस इस सिस्टम को पकड़िए कि मेरे पूर्वज जो चले गए हैं उन्हें मैंने याद करना है और उनके लिए जो थोड़े बहुत धार्मिक रीति रिवाज है वो कर लेने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल्पेश जी धन्यवाद। सबीना गर्ग जी, तुला राशि के बारे में बताइए। ये देखो, ये तुला राशि पूछ रहे हैं। जय श्री राम सुनील जी, सैम रंधावा जी, रमन शर्मा जी, सबका स्वागत है। चलिए अब आइए, अब चलते हैं गोचर में, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी को क्यों कर रहे हैं हम लोग, किस चीज से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है तुला राशि के लिए क्या होगा, वृश्चिक के लिए क्या होगा। मेरा मकसद आप इसको समझ जाइए। समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे बहुत 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 गहरा सीक्रेट है, ठीक। तो इस समय आजकल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव की, शनि महाराज इस समय कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में शनि वक्री भी है। भाई ये समझ लीजिए 15 नवंबर तक शनिदेव इस समय वक्री गति में चलेंगे और जब जब शनिदेव वक्री हो जाते हैं तब तब दुनिया भर में ही शनि संबंधित चीजों में धीमापन आ जाता है। और जब शनि संबंधित चीजों में धीमापन आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे
हर चीज में आ गया। क्यों? क्योंकि वो लोहे के साथ है, जुड़े हुए हैं। तो लोहे से तो हर मशीन चलती है। चमड़ा शनि का सूचक है, तेल शनि का सूचक है, ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज, रबर गुड्स, केमिकल, इन सब चीजों का संबंध शनिदेव के साथ है। शनि जब भी अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, तो जीवन स्लो हो जाता है, याद रख लीजिए। और शनि का एक अलग रूप भी है। हमारे कर्मों का फल देने वाला ग्रह शनि महाराज है। हमारे कर्मों को नापने वाले भी दो ग्रह हैं, शनिदेव के शिष्य हैं राहु और केतु। लेकिन फल देने वाले ग्रह कौन है? शनि महाराज। सो शनि महाराज का एक अलग रूप है, वो है 7.5 और ढैया। 7.5 साल का चंद्र राशि के ऊपर 2-3 घरों में घूमना शनि का 7.5 होती है। तो वो इस समय भी मीन राशि वालों पर शनि का प्रथम ढैया चल रहा है, कुंभ वालों पर दूसरा ढैया चल रहा है, और मकर राशि, यहां पर मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, तीसरा ढैया चल रहा है, जो 30 मार्च को शनि का ये राशि परिवर्तन होना है। शनिदेव कुंभ से निकलकर मीन में जाएंगे, तो मकर राशि वालों की 7.5 पूर्ण हो जाएगी, 7.5 साल खत्म हो जाएंगे तो आजाद हो जाएंगे। लेकिन मेष राशि पर फिर शुरू हो जाएगी, मीन से जो अगली राशि होती है। ऐसे 2 राशियों के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है इस समय। एक है कर्क राशि और एक है वृश्चिक राशि। यह भी 30 मार्च को ही खत्म होना है। सो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले उनसे भी परेशान ज्यादा हैं, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है। क्यों? क्योंकि जो ढैया होता है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है शनिदेव की। शनिदेव के चंगुल में हम आ गए तो समझ लीजिए कोर्ट में है, अदालत में है, ये बात समझनी पड़ेगी। और जो 2.5 साल का ढैया आता है ना, सिंगल ढैया, वो फास्ट ट्रैक होता है। उसी में तो या तो हमारे अच्छे कर्म है, अच्छी ग्रह स्थिति है, हमें कलर थेरेपी रेमेडीज पता है, तो 2.5 साल में ही बंदा कामयाब हो जाता है, बच के निकल जाता है। अगर हमारे कर्म भी खराब हैं, ग्रहों की स्थिति भी ठीक नहीं है, रेमेडीज भी हम नहीं जानते, तो 2.5 साल में ही शनिदेव बोरी बिस्तरा गोल कर देते हैं सिंगल ढैया में। सो कर्क और वृश्चिक वालों पर अभी शनि का ढैया चल रहा है, जिनकी चंद्र राशि है। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, शनि का जो गोचर है 15 नवंबर तक अभी हमारे फेवर में किसी के भी, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हों, नहीं रहेगा, क्योंकि शनि इस समय वक्र गति में चल रहे हैं। शनिदेव के अलावा इस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, ध्यान से समझ लीजिए, वो है मंगल ग्रह का। क्योंकि मंगल ग्रह अमूमन एक राशि में लगभग 40 दिन रहते हैं, 40 डेज। कि मान लीजिए मिथुन राशि में प्रवेश किए, 40 दिन बाद वो कर्क राशि में, 40 दिन बाद वो सिंह राशि में, 40 दिन बाद वो कन्या, ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन इस बार इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों हम मान रहे हैं कि मंगल ग्रह 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं। मिथुन और कर्क में वो 7 जून तक रहेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगले साल की 2025 की मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 जून तक मंगल ग्रह 2 राशियों में घूमते रहेंगे। मिथुन से कर्क में जाएंगे, फिर उल्टी चाल वक्री होकर वापस मिथुन में आ जाएंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर कर्क में आएंगे, फिर वक्री होकर मिथुन में आएंगे, फिर आगे आ जाएंगे कर्क में। 7 जून को वो सिंह राशि में जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मंगल जो इन 2 राशियों में, मिथुन और कर्क में 7 जून तक रहेंगे, ये दोनों राशियां मंगल के लिए एंटी राशियां हैं। मिथुन राशि तो बुध की राशि होती है, जहां मंगल जाते ही राहु जैसा बिहेव करता है। कर्क राशि में मंगल स्वयं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी नीच हो जाते हैं। तो ये समय मंगल का जो है 7 जून तक 2 राशियां, दोनों ही शत्रु राशियों में, एंटी राशियों में घूमना, बहुत बड़ा प्रभाव हम लोगों की सेहत पे आएगा। तरह तरह के वायरस, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां, सबसे ज्यादा इसमें पित्त रोग लगते हैं। हीट ऑफ बॉडी, हीट बढ़ती है, बुखार से शुरुआत होती है हर चीज की, याद रख लीजिए। तो ये मंगल जो है गर्मी पैदा करने वाला ग्रह है। 40-40 दिन चलता चलता निकलता रहता है, तो बर्दाश्त भी होता रहता है। लेकिन अब ये
7 जून तक रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट समझने की बात है कि हेल्थ का जो जितना भी काम बिगाड़ा होगा, क्योंकि मंगल चोट लगवा देता है, मंगल एक्सीडेंट करवा देता है, मंगल सर्जरियां करवाता है, ऑपरेशन करवा देता है, मंगल के कारण ही आसपास अग्निकांड देखे जाते हैं, मंगल के कारण ही गर्मी बढ़ रही है, मंगल के कारण ही हम लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर का महीना टच होने लगा है। नहीं तो इस महीने में मुझे याद है हम लोग स्वेटर पहन लेते थे, कंबल ले लेते थे, रामलीला देखने जाते थे अपने बुजुर्गों के साथ उनके कंधे पे बैठ के, तो ठंड में जाते थे। लेकिन इस बार ये जो ग्रहों का परिवर्तन होता जा रहा, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग अपना रूप ऐसा अख्तियार करती जा रही है कि क्लाइमेट ही चेंज हो रहे हैं। सो मंगल ग्रह की अगर आप डेट्स नोट करना चाहते हो तो लिख लीजिए, मैं लिख के लाया हूं। मिथुन राशि में, जिसको शत्रु का घर कहते हैं, 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक रहेंगे, शुभ नहीं है। फिर ये 21 अक्टूबर को नीच राशि में चले जाएंगे, जिसको कर्क राशि कहते हैं, तो वहां पर भी ये शुभ नहीं है। 6 दिसंबर को नीच राशि में ही वक्री हो जाएंगे, 24 फरवरी तक नीच रहेंगे। ये वाला टाइम खास करके आप लोग नोट कर लीजिए, 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक, क्योंकि नीच राशि में वक्री होना मंगल का शुभ नहीं होता। ये बड़े बड़े युद्ध लगवा देता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं करवा देता है, घरेलू क्लेश पैदा कर देता है। किसी मंगल का एक बहुत बड़ा रूप है जिसको हम मांगलिक रूप पे कहते हैं। लगन में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, इन सभी घरों से वो सप्तम भाव पे बैड इफेक्ट डालता है, जो बैरिश का घर होता है। इसीलिए शादी करते हुए हम लोग मांगलिक का भी ध्यान रखते हैं। और ये जो गोचर है इस समय मंगल का, अगर किसी का 7th हाउस के साथ उसका रिलेशन हुआ तो 6 दिसंबर से 24 फरवरी तक वो मैरिज लाइफ के लिए डिस्टर्बेंस हो जाता है, बड़ा खराब होता है ये। सो ये मंगल फिर 24 फरवरी तक वक्री ही रहेगा। वक्री चलता हुआ पीछे 21 जनवरी को मिथुन राशि में दोबारा पीछे चला जाएगा, कर्क से मिथुन में, वहां पर 2 अप्रैल तक रहेगा। फिर 3 अप्रैल को दोबारा कर्क में जाकर 6 जून तक कर्क में नीच ही रहेंगे। 7 जून को जाकर मंगल ठीक होने हैं। तो ये सारी बातें अगर ना भी समझ पाए हो ये इन डेट्स को, कोई बात नहीं है, बस ये याद रख लीजिए 7 जून तक मंगल ग्रह 2 घरों में वक्री और मार्गी, उल्टा और सीधा घूमेंगे। दोनों ही घर जो हैं मिथुन और कर्क मंगल के लिए ज्योतिष के हिसाब से शुभ नहीं होते। और मंगल जब अशुभ हो जाए, विशेषकर वक्री भी हो जाए, तो वो शरीर को कष्ट देता है, बीमारियां देता है। ब्लड मंगल ही है, समझ लीजिए। ब्लड की जितनी इन्फेक्शंस होती हैं वो सारी मंगल कुंडली वाला खराब हो तो होती हैं। कट बॉडी में लगना, सर्जरी होना, एक्सीडेंट होना, ये सारी चीजें मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई हैं, ये याद रख लीजिए। तो ये शनि का वक्री रहना 15 नवंबर तक, और मंगल का 2 ऐसी राशियों में घूमना जो ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए शुभ नहीं है, हम सबके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ही लेके आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए बुध ग्रह की बात करते हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बुध ग्रह अस्त है। अब बुध क्या होता है? बुद्धि और वाणी का ग्रह। बुध क्या होता है? कमीशन का ग्रह, ट्रेडिंग का ग्रह। तो बुध ग्रह 15 सितंबर को अस्त हुए और 20 अक्टूबर को उदय होंगे जाकर तुला राशि में। सिंह राशि में अस्त हुए थे, अब 20 अक्टूबर को उदय होंगे। सो ये बुध ग्रह भी इस समय तो कन्या में है। कन्या राशि में तो जो ग्रह जा रहा है फंस रहा है, क्योंकि कन्या में पहले से ही केतु है। केतु, सूर्य और बुध 3 ग्रह इकट्ठे इस समय कन्या राशि में है, वो भी ठीक नहीं चल रहे। बुध ग्रह का अस्त होना मिथुन और कन्या, इन 2 लग्न वालों के लिए शुभ नहीं होता। जैसे मंगल ग्रह का वक्री होना मेष और वृश्चिक के लिए शुभ नहीं होता, शनि ग्रह का वक्री होना मकर और कुंभ के लिए शुभ नहीं होता। ये याद रख लीजिए, ये सारी चीजें आपके साथ और मेरे साथ रिलेट करती हैं, क्योंकि मैं वृश्चिक लग्न हूं। मंगल खराब होगा तो मेरे लिए, वृश्चिक वालों के लिए और मेष वालों के लिए उनका लग्नेश डाउन हो जाएगा, चल रहा है डाउन। शनि वक्री चल रहा है तो मकर और कुंभ वालों के लिए डाउन। बुध ग्रह अगर अस्त है 20 अक्टूबर तक, और इस समय ग्रहण दोष में भी है सूर्य केतु के साथ, तो मिथुन और कन्या वालों के लिए वो डाउन चल रहा है।
तो 20 अक्टूबर तक मंगल की जो स्थिति है वो भी इतनी बुध की जो स्थिति है वो भी इतनी कारगर नहीं है कि हमें कोई राहत दे सके। अब एक और इंपॉर्टेंट अक्टूबर के महीने में जो ग्रह ने अपना रूप बदलना है वो है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को अगले महीने वक्री होने लगे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। और यह मुसीबत आएगी धनु लगन वालों पर और मीन लगन वालों पर, क्योंकि धनु लगन और मीन लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो वक्री का अगर मजा किसी से पूछना है तो मकर और कुंभ वालों से पूछ लो, क्योंकि जब से शनि वक्री है उन्हें पता उनके जीवन में कैसे स्टॉपेज लगा हुआ है। अब यही धनु और मीन वालों का एक्सपीरियंस होगा जब बृहस्पति भी वक्र गति में जाने वाले हैं। तो गुरु ग्रह का वक्री होना एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनेगा दुनिया भर के लिए भी, क्योंकि शुभ कार्य, आशीर्वाद, गुरु, ज्ञान, बुजुर्गों का रहना, अपने उन गोल्स को अचीव करना, क्योंकि ये मेडिटेशन का ग्रह है, वहां तक पहुंचना जो सोच रखा हो या हमें गोल्स मिले हों, वो तो गुरु ग्रह और शनि ग्रह का काम है। दोनों ही वक्री अवस्था में हो जाएंगे। सो एक कोलैप्स होता है इसमें। बहुत ऊंची दीवार पर, ऊंचे चढ़ाई पर चढ़े हुए लोग, राजा लोग गिर जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े हाई टॉप रैंक्स तक पहुंचे हुए लोगों की डिमोशनें होंगी। बृहस्पति बंदे को मान सम्मान देता है, इज्जत देता है। जब वो वक्री हो जाएगा तो वो सारा मान सम्मान डाउन 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 होगा, और ये धनु और मीन लगन वालों के लिए शुभ नहीं होगा। तो ये गुरु ग्रह का गोचर खराब, शनि ग्रह का गोचर खराब, मंगल ग्रह का गोचर खराब, अस्त बुध होने के कारण खराब। सो कुल मिलाकर 90% ग्रहों की हालात अच्छे नहीं है। हाँ, एक शुक्र ग्रह ही है जो तुला राशि में है। तुला राशि में 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक, वो भी थोड़ी देर ही रह गया अब तो। सो ये जैसे 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 ग्रह अपनी राशि में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, है ना, तो वैसे वैसे इनका प्रभाव हम सब लोगों के जीवन में आता जाएगा। और इन सारे ग्रहों को एनर्जी कौन देता है पता है आपको? सूर्यदेव। सूर्य, आप किसी नवग्रह मंदिर में चले जाएंगे ना, नवग्रह मंदिर में, साउथ में तो ऑलमोस्ट हर मंदिर में नवग्रहों की स्थापना होती है। उत्तर भारत में, हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में इसकी ज्यादा वो नहीं है, रिवाज नहीं है। लेकिन साउथ में आप जाएंगे तो हर मंदिर में नवग्रहों की स्थापना है, और सेंटर में, बिल्कुल मिडल में सूर्य देव की स्थापना की जाती है। उनके आसपास बाकी ग्रह चक्कर काटते हैं, उसी दिशा में, किस दिशा में कौन बली होता है उस हिसाब से स्थापना होती है नवग्रहों की, बीच में सूर्य लगाकर। इसका मतलब यह है कि जो सूर्य देव हैं, अगर उस पोजीशन में होंगे जिसको पॉजिटिव पोजीशन कहते हैं, इन ग्रहों को एनर्जी भी पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन इस समय जब सूर्य महाराज की मैं बात कर रहा हूं, कन्या राशि में केतु के साथ सूर्य ग्रहण दोष में है, वो भी शुभ नहीं है। 30 दिन का वक्फा होता है सूर्य का एक राशि में। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से निकल जाएंगे, केतु से तो पीछा छूट जाएगा, क्योंकि कुछ लोग केतु को समझते नहीं है। केतु का मतलब होता है सेपरेटिव नेचर। केतु ग्रह तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए किस घर में है, उस भाव के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं उनके साथ ही आपको सेपरेट करवा देता है। सबसे ज्यादा मैंने देखा है 7th हाउस में, 2nd हाउस में, 5th हाउस में। संतान से दूरी पैदा कर देता है अगर वो 5वें घर में हो, पति से दूरी कर देता है अगर वो 7वें घर में हो, और पूरे सोशल अपने सिस्टम से दूरी कर देता है, अपने ही कुटुंब से दूरी कर देता है अगर वो दूसरे घर में हो। तो कई लोग ना, जब हम ग्रहों में पितृदोष चेक कर रहे होते हैं ना, सूर्य राहु को सूर्य ग्रहण कह दिया, गुरु राहु को गुरु चंडाल कह दिया, मंगल राहु को अंगारक कह दिया, उसमें राहु वर्ड यूज करते हैं, केतु नहीं यूज करते। जबकि राहु तो जो कर रहा होता है दिखा रहा होता है, केतु तो चुपचाप नीचे से जड़ें काट रहा होता है। षड्यंत्रकारी ग्रह तो केतु को कहा गया है।
सो ये जो केतु के साथ ग्रह आ जाते हैं ना, मैं युतियों की भी बात करूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ, हालांकि 1 घंटा तो आपसे बातें करते हुए निकल ही गया। केतु ग्रह किसी ग्रह को टच कर गया, शुक्र केतु मल्टीपल पार्टनर्स हो जाते हैं लाइफ में। मंगल केतु अंग भंग हो जाता है, एक्सीडेंट में उंगली कटना, पैर कटना, बाजू कटना, अंग निकल जाना, कई लोग ब्लैडर निकलवा देते हैं अपना, कई लोग किडनी खराब हो जाती है, यूट्रस लेडीज का निकल जाता है, ये सब केतु करवाता है, अंग भंग करवा देता है। लोग राहु 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 करते रहते हैं, केतु चुपचाप करता है जो भी करता है, और लास्ट स्टेज में पता चलता है कि जब होने वाला होता है। सो इस समय सूर्य केतु के साथ है 17 अक्टूबर तक। 18 तारीख को अक्टूबर की निकल तो जाएंगे कन्या राशि में से, पर तुला राशि में जाकर नीच हो जाएंगे। तो सूर्य जब खराब होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे आता है? सिंह लगन वालों पे। 5 नंबर का स्वामी सूर्य है। तो ये सूर्य पिछले 60 दिनों से खराब चल रहे हैं, क्योंकि जब ये सिंह राशि में थे तो शनि के सामने थे, अब कन्या राशि में आ गए तो केतु के साथ राहु के सामने आ गए हैं। अब अगले 30 दिन जब तुला राशि में जाएंगे तो ज्योतिष कहता है कि शुक्र के घर में सूर्य नीच अवस्था में हो जाते हैं। इसको कार्तिक दोष लग जाता है। कार्तिक दोष, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि ये जो कत्तक का या कार्तिक का दोष है क्या होता है? पिता और पुत्र के लिए आपस में गड़बड़ पैदा कर देता है। इसलिए कहते हैं कत्ते दा जम्या होया बच्चा बाप ते भारी, ऐसा बोला गया पुराने हमारे जो बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर होते थे। ये कत्ते से आ गया, कत्तक शांति कराओ। सो वो जो कार्तिक है वो 18 अक्टूबर से शुरू होगा और 30 डेज रहेगा। उसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में जब चले जाएंगे तो राहु और शनि दोनों की दृष्टि में आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जिस ग्रह ने इन बाकी ग्रहों को एनर्जी प्रदान करनी है, उसकी जो अपनी रश्मियां हैं उनमें भी, उन तरंगों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी चल रही है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसी के कारण होती है। अगर वो सही शक्ति में हो, एनर्जी प्रदान करने वाला ग्रह, सर्दी पैदा करने वाला शनि सही शक्ति में हो, तो टाइम पे सब कुछ हो जाना था। अब जो सर्दी है 15 नवंबर तक तो शनिदेव जी वक्री हैं, ऐसी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी पड़ेगी। 15 नवंबर के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो लुधियाना में रहता हूं, हमें तो हौजरी वाले मित्र भाई पूछते रहते हैं कि सीजन की तैयारी किस हिसाब से करें। सो सीजन की जो तैयारी है, जो लोग सर्दियों का माल बनाना चाहते हैं तैयारी तो कर लो भाई, पर ये जल्दबाजी मत करना। ये सारा खेल 15 नवंबर से जैसे ही शनि अपनी राशि में मार्गी होंगे और सूर्यदेव बैलेंस होंगे तो पड़ेगी। इस समय तो सूर्य की रश्मियां नेगेटिव, मंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नीच वक्री होगा, ज्यादा गर्मी ही झेल रहे हैं सब लोग। कहीं कहीं जब दबाव बहुत बढ़ जाता है तो बारिश आती है, और आजकल बारिश भी वो नहीं आती जो पहले आती थी। 2-3 घंटों के लिए बादल ही फटता है, किसी भी शहर में फट जाता है आजकल। आज कल से मुंबई में फटा हुआ है। देखो, बारिश का भी उसी का फायदा होता है ना, जो थोड़ी लगातार, जिसको कहते हैं चढ़ी लग गई, फसलों के लिए भी फायदा कर देती थी। अब तो वो भी नहीं होता, अब तो भड़म करके बादल फटता है, 1-2 घंटे बड़ी बारिश पड़ती है, सारे सारे शहरों में पानी भर जाता है, सीवरेज जाम हो जाते हैं। पुराना सिस्टम सारा बदल रहा है। ग्रह गोचर हमें बताते रहते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। सो ये मेजर इवेंट्स हैं कि सूर्य अगले अभी लगभग 30, 90 दिनों के लिए अभी भी सूर्य की रश्मियां डिस्टर्ब रहेंगी। सिंह लगन वालों के लिए थोड़ी सी सूर्य की जो ये रश्मियां डिस्टर्ब होती हैं वो परेशानी कर देती हैं। तो ये सारा ये ट्रांजिट है, गोचर है। ये आप लोगों के साथ तब जुड़ेगा जब आपको पता चलेगा कि हमारा लगन कौन सा है, हमारे ऊपर दशा अंतरदशा। अगर किसी के ऊपर सूर्य की चल रही है तो नेगेटिव है, शनि की चल रही है तो वक्री है शनि, बुध की चल रही है तो बुध अस्त है 20 अक्टूबर तक, मंगल की चल रही है तो बच के रहना चाहिए क्योंकि ये रोग चोट एक्सीडेंट सर्जरी तक ले जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति, बृहस्पति ही तो है जो दुनिया को फिर आशीर्वाद देता है, बचाता है। लेकिन बृहस्पति जो है अब वक्री होने वाला है। इसका प्रभाव खासकर देव श्रेणी पर तो आएगा ही। उसमें तो मैं जैसे वृश्चिक लगन हूं, हम देव श्रेणी में आते हैं, और मैं जो प्रोफेशन हूँ ये हमारा जो है ना, ये जुपिटर का ही होता है। लेकिन देव श्रेणी में भी धनु और मीन दोनों थोड़ा सा सतर्क रहे। अपने सिस्टम को बिल्कुल आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग सेट होंगे,
अदरवाइज ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। ये पिछले कई सालों की मेहनत खराब कर देता है जब बृहस्पति वक्री होता है, क्योंकि ये मान सम्मान इनाम मिलते हैं जो उनको डाउन होने का ये समय हो जाता है। तो ये तो नेचर का खेल है, किसी को वो उठाता है किसी को गिराता है। लेकिन अगर हम अपनी कलर थेरेपी सिस्टम रेमेडीज को समझें तो बच भी सकते हैं इन बातों से, ठीक है। सो मंगल खराब है, मेष और वृश्चिक वालों के लिए समय चैलेंजिंग है। बुध खराब है, मिथुन और कन्या वालों के लिए चैलेंजिंग है। शनि देव के बारे में मैंने बता दिया है, मकर और कुंभ वालों के लिए चैलेंजिंग है। सूर्य देव के लिए बता दिया मैंने, सिंह लगन वालों के लिए चैलेंजिंग है। तो चंद्रमा एक ग्रह है जो हर 2.25 दिन बाद घूम जाता है, उनका मूड सबसे ज्यादा स्विंग रहता है। कर्क लगन जिनका होता है, कर्क लगन वालों को कोई नहीं पहचान सकता। ये अगर आज रात को नाराज हैं तो सुबह ऐसे उठेंगे कि कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, या आज रात को बहुत खुश हैं तो कल ऐसे मिलेंगे जैसे कोई जानता ही नहीं है इनको। सबसे बड़ा मूड स्विंगर जो है वो कर्क लगन होता है, क्योंकि चंद्रमा आपका स्वामी है, वो 2.25 दिन बाद घूम जाता है, हर 2.25 दिन बाद। और अगर वो 2.25 दिन शुभ राशियों में रहे तो आपका मूड अच्छा, आप हंसते खेलते मिलेंगे। अगर वो शनि के साथ मिल गया तो विष योग में चला गया, वो 2 दिन खराब हो जाता है। अगर वो केतु के साथ मिल गया तो चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है। अगर चंद्र राहु के साथ मिल गया वो 2.25 दिन डिप्रेशन में ले जाता है आपको। और 3 घर ऐसे हैं जहां पर चंद्रमा बहुत तंग होता है, छठे घर और 8वें घर और 12वें घर में। छठे और 8वें में तो चंद्रमा ऐसी परेशानियां पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा कर देता है। 12वें घर में तो माइग्रेन पैदा कर देता है, क्योंकि ऊपर वाले हिस्सों को खराब कर देता है। सो ये चंद्रमा जो है जिनका कर्क लगन है, शिव जी की भक्ति जरूर किया कीजिए। चांदी का बिना जोड़ का कड़ा जरूर पहन के रखें, विदाउट ज्वाइंट आता है वो। जिनका कर्क लगन है उनको बता रहा हूं, सारे मत करने बैठ जाना, क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, उसको स्थिरता में लाने के लिए चंद्र की रश्मियां कैच करनी पड़ती हैं। और शंकर भगवान जो हैं उनकी शिखा पर रहता है ये चंद्रमा। अगर ये भी थ्योरी आप समझ जाएंगे ना तो भी बड़े कामयाब होते हैं लोग उपाय में, क्योंकि राहु और केतु के ऊपर उनके गुरु शनि है, गुरु के ऊपर शनि के ऊपर उनके गुरु शंकर महाराज है, और शिव जी की निशानी चंद्रमा है। समझ गए बात को? ये एक उपाय का सिस्टम होता है, स्टेप्स होते हैं कि राहु केतु परेशान कर रहे हो तो हमारा ये श्लोक लिखा हुआ है ज्योतिष में, कुजावत केतु शनिवत राहु। ये कुजा मंगल को कहते हैं, जैसा मंगल होगा वैसे केतु बिहेव करेगा, जैसे शनि होगा वैसे राहु बिहेव करेगा। आजकल के गोचर में मंगल भी खराब शनि भी खराब, तो राहु केतु कैसा बिहेव करेंगे? खराब बिहेव करेंगे। तो जब राहु केतु खराब बिहेव शनि मंगल के कारण कर रहे हो तो किसके पास जाना पड़ेगा? महादेव के पास। तो शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा विराजित है, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा गया है। चंद्रशेखर शिव जी का नाम है। तो जो कर्क लगन वाले हैं वो तो विशेष तौर पे इस बात के सूचक हैं। और आप ये जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े रूलर कर्क लगन वाले हैं। 3 लगन वाले, एक कर्क, एक सिंह, एक वृश्चिक, 3 लगन वाले अधिक से अधिक लीडर, प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर बनते हुए मैंने देखे। तो उनमें कर्क लगन का नंबर सबसे ऊपर आता है, कर्क लगन का। तो उन्हें स्थिर अपने आप को सेट रखने के लिए, मेंटल बैलेंस रखने के लिए शिव की भक्ति करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, शंकर भगवान को कच्चे दूध का अभिषेक करना चाहिए, और चांदी धारण करनी चाहिए। चांदी में ही जल वगैरह पी सकते हैं आप। बिना जोड़ का चांदी का छल्ला, जिसको बैंड कहते हैं, चीची उंगली, क्योंकि ये चंद्र पर्वत ये होता है हमारा साथ साथ वाला, और क्या कहते हैं, कड़ा भी धारण कर सकते हैं। तो चंद्रमा को आप लोगों को स्ट्रांग रखना है जो कर्क लगन वाले हैं। ऐसे ही जो सिंह लगन वाले हैं उन्हें रूबी धारण करना चाहिए, उन्हें तांबे में जल पीना चाहिए। और ऐसे ही जो वृश्चिक लगन वाले हैं उन्हें रेड थ्योरी में रहना चाहिए, मूंगा धारण करना चाहिए, मंगल स्ट्रांग करना चाहिए, बजरंगबली की भक्ति करनी चाहिए। तो ये 3 लगन ऐसे हैं जिनके मैंने अपने ही देश के पिछले प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं। दुनिया के बड़े बड़े हमारे पास डाटा आ जाते हैं गूगल के माध्यम से, उन्हें जब हम चेक करते हैं तो जो रूलर्स हैं दुनिया के, कर्क, सिंह और वृश्चिक में से मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों, आप लोग चेक करते रहिए। तो दोस्तों ये था गोचर, ठीक है। और लाइव हमने लंबा खींच लिया, 1 घंटा 4 मिनट का। अब क्या बंद कर दें या
थोड़ी एनर्जी तो है बात करने की आपसे। चलो पहले ऑफलाइन आपसे बात कर लेते हैं, कौन की नीचे क्या लिख रहा है। गोचर तो आपने समझ ही लिया होगा। विशाल तलवार जी कह रहे हैं वृष राशि का नहीं बताया। विशाल जी मैंने बताया है कि शुक्र ग्रह जो हैं वो केवल इकलौते ग्रह हैं जो अपनी शुभ साइन में हैं, 13 अक्टूबर तक हैं। सो वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र इस समय तो अच्छे चल रहे हैं, 13 अक्टूबर तक तो ठीक रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में चले जाएंगे मंगल के घर में। तो मंगल जो है वो अभी इतना बढ़िया नहीं है। सविता सिंह जी नमस्ते। नीरू जी कह रहे हैं मेरा भी नहीं दस्या। कशिश लिख रही हैं कंटिन्यू प्लीज। और नरेंद्र जी राम राम। हरमिंदर अरोड़ा लिख रहे हैं व्हाट अबाउट कर्क राशि। राशि की तो मैं बात ही नहीं करता भैया हरमिंदर, कर्क लगन मैंने अभी बता दिया है। शरण लिख रही है 15 मिनट और। कुलदीप भारद्वाज कह रहे हैं सॉरी पंडित जी आज लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं भैया, काम जरूरी है। नीरू जी कह रही है मेरा भी नहीं दस्या। नीरू जी मुझे याद है आपका तो सिंह लगन है, सो आपको रूबी पहनना चाहिए, मोटा सा बढ़िया सा। और वंदना शर्मा ने लिखा सिंह लगन, सिंह लगन का अभी बता ही दिया मैंने। अनुज मदान लिख रहे हैं जय सिया राम पंडित जी, काइंडली रेमेडीज फॉर वृश्चिक राशि लास्ट शनि पीरियड अप टू 30th मार्च, व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर अपकमिंग मंथ्स। ओके, आर के शुक्ला कोई है, वो डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, ये नए लगता है आर के शुक्ला जी कोई नए आए हैं, इनको पता नहीं है, यहाँ कुंडली नहीं मैं देख पाता हूँ। सरिता जी कह रही है मैं करक लगन से हूँ। कल्पेश कटारिया जी हार्दिक स्वागत है, जय भोलेनाथ, मैं बढ़िया हूँ। वंदना शर्मा जी राम राम। अश्विनी कुमार जी का तुला लगन है, तुला का ठीक चल रहा है अश्विनी भैया, 13 अक्टूबर तक कुछ कर लो। अनुज शर्मा कह रहे हैं, अंजू शर्मा शनि की डिग्री कम होगी अक्टूबर में। हाँ डिग्री तो बढ़ती जाती है, रोज कम होती है या बढ़ती है। नीचे रमेश जी लिख रहे हैं राजन जी कोर्ट का काम मेरा हो गया, सी रेमेडी दिया था आपने। चलो बहुत बढ़िया हो गया रमेश जी, कोर्ट का काम आपका हो गया, मेरा भी हो गया था। डिम्पी जी जय माता दी। रवि कुमार जी राम राम। शरण ने पूछा है वृश्चिक लगन कैन वेयर सिल्वर रिंग इन लास्ट फिंगर। यस एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने खुद पहनी हुई है, मैं वृश्चिक ही हूँ, ये देखो। पूनम शर्मा जी पूनम जी जय श्री राम। आर के शुक्ला जी कह रहे हैं जी नया नहीं हूं परंतु कभी कभी समय मिलता है। शुक्ला जी नमस्कार भाई साहब। यहाँ पे कुंडली नहीं देख पाऊंगा, जो आप डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं ना, तो वो मेरा दूसरा सिस्टम है, पेड सिस्टम है, व्हाट्सएप में आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग जुड़े हुए हैं, आनंद भी ले रहे हैं और मैं भी आनंद ले रहा हूं, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। चलिए मेरे पास ना एक मैं रिसर्च करता रहता हूं है ना, तो मैं देखता रहता हूं ग्रहों की जो युतियां हो जाती हैं, जो दो ग्रह कुंडली में मिल जाते हैं वो कैसे कैसे फल देते हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि इन ग्रहों के जो फल हैं हमारे लगन के अनुसार तो मिलते ही हैं, लेकिन ग्रहों की पोजीशन के अनुसार भी मिलते हैं। उमेश ग्रोवर जी राम राम, बबले भैया जुड़े हैं बड़े दिनों बाद, स्वागत। अश्विनी लिख रहे हैं यू आर लुकिंग लाइक योर ग्रैंड पापा। हाँ बिल्कुल, मेरा फेस मेरे दादाजी के साथ बहुत मिलता है, सारी दुनिया बोलती रहती है। वैभव गुप्ता जी राहु सही करने की रेमेडीज पूछ रहे हैं। अच्छा, या तो आपसे बातें करूं या अपने सब्जेक्ट में जाऊं। अंजू शर्मा जी ने लिखा पंडित जी अगर लगन से देखते हैं तो चंद्र राशि के हिसाब से 60 चल रही हो तो शनि परेशान कर रहा हो, तो लगन को कैसे पता चलेगा। नहीं 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 अंजू जी, मिक्सअप मत कीजिए। 7.5 जो है वो हमेशा चंद्रमा के ऊपर ही आएगी, लगन अलग चीज होती है। लगन पंचम नवम को मजबूत करना ये वैदिक थ्योरी है। 60 के बारे में आप पहले ये समझ लीजिए कि 60 30 वर्ष बाद आ सकती है, और मान लीजिए 120 वर्ष की हमारे पास दशा अंतरदशा होती है, यानी कि 100 साल के जीवन में 3 बार 60 आ सकती है किसी भाग्यशाली के ऊपर। हालांकि 60 में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तंग भी होते हैं, बहुत सारे राइज भी करते हैं, बहुत सारे बर्बाद भी होते हैं, लेकिन मैंने भाग्यशाली वर्ड यूज किया है कि 3 बार किसी भाग्यशाली पर 60 आ सकती है, चाहे उसमें वो बर्बाद हो जाए, चाहे वो राइज कर जाए, लेकिन वो भाग्यशाली होता है जिसके ऊपर 3 बार 60 आ जाए। क्यों?
क्योंकि साढ़ सती का मतलब अधिक लोगों को पता नहीं है। साढ़ सती का मतलब है कि जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म या पुण्य कर्म, कोई भी कर्म, मैं पाप पुण्य की बात नहीं करूंगा, हमारे जो भी कर्म है अच्छे या बुरे, उनका फल मिलने का समय होता है साढ़ सती। अब जो राइज कर जाते हैं उनके कर्मों के हिसाब से करते हैं, और जो तंग होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, आदमी छोड़ गया, बच्चे छोड़ गए, बहुत केस आते हैं हमारे पास, नौकरी छूट गई, कारखाना बंद हो गया, उनके अपने कर्म होते हैं। लेकिन भाग्यशाली हैं फिर भी, अगर कारखाने बंद हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूं 3 बार अगर किसी के ऊपर एक 100 साल के अंदर, क्योंकि 30 या 90 साल में आ सकती है, साढ़ सती अगर आ गई तो इस जन्म के और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल पूर्ण हो जाता है, और स्थिति लगभग वो बन जाती है कि हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान ने एक सिस्टम रखा है, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कैलकुलेशन कीजिए, साढ़े साती, और किस पे आएगी? वो मन पे आएगी, हमारे मन पे, चंद्र राशि पे आएगी, हमारे लग्न पे नहीं आएगी। चंद्रमा से एक घर पीछे, एक घर ऊपर, एक घर आगे, 2.5-2.5 साल शनि की जो गोचरीय स्थिति होती है उसे साढ़े साती कहते हैं। और इसी तरह ये साढ़ सती एक इंसान के ऊपर अगर 3 बार आ जाए, 3 साढ़े सातियां आने के लिए लगभग उम्र 90 साल चाहिए होती है। पहली साढ़ सती, उसके 30 साल बाद दूसरी, उसके 30 साल बाद तीसरी आएगी, और जब ये 3 साढ़ सतियां कंप्लीट होती हैं तो हमारे कर्मों का खाता बंद होता है। जैसे कई बार केतु की कुछ लोगों के 12th हाउस में आता है, तो आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि भाई आपका अंतिम जन्म लिखा हुआ है। केतु ग्रह कई लोगों के 12th हाउस में आता है। कई लोगों के 12th हाउस में सूर्य मंगल गुरु आ जाए तो उसका विवाह नहीं होता, उसको ब्रह्मचार्य योग कहते हैं। अगर सोसाइटी के प्रेशर से करना पड़ जाए तो वो भी गड़बड़ होती है, वो भी टूटते ही टूटते हैं। उसके अंदर भी वैराग की भावना रहती है। ये 12th हाउस है जिसमें केतु आ जाता है, सूर्य मंगल गुरु आ जाता है, तो वो भी हमारे अंदर वैराग पैदा करता है, मोक्ष वाला। तो ये साढ़ सती ठीक है, हम लोग परेशान हो सकते हैं क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसमें बच्चे हैं, बीवी है, आदमी है, पत्नी है, लवर है, फैक्ट्री है, इंक्रीमेंट्स है, प्रमोशन है, उनके ऊपर इफेक्ट आती है। लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसका कुछ इन चीजों से लेना देना नहीं है। ये तो फलादेश है, हम जोड़ लेते हैं। अध्यात्म ज्योतिष कुछ और होता है, ये जो मटेरियलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में है ना, ये तो सिर्फ स्वाद लेने के लिए है बस। अच्छा जी, और किसने लिखा था? चलो, ये तो अंजू जी ने लिखा था। यश जनोत्रा जी जय श्री राम। शमी सहगल जी राम राम। गुरु जी के कारगर उपाय फॉलो करें। सौरभ शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं पंडित जी सूर्य केतु के ग्रहण दोष के बारे में बताओ। कुलदीप जी आप थोड़ा लेट आए हैं, अभी बात करके हटा हूं मैं कि लोग सूर्य राहु को ही मानते हैं, लेकिन सूर्य केतु, शुक्र केतु बड़े खतरनाक होते हैं। आजकल तो चल भी रहा है। वैभव ऋषि जी राम राम। अमन जैन जी ने कहा कि मेरी मीन राशि है। मीन वालों पर भी साढ़ सती का प्रथम ढैया चल रहा है। संजू शर्मा जी राम राम। कशिश डावर ने लिखी मेरी थर्ड आनी है। नहीं, ये मेरे ख्याल थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है कशिश। आपको तीसरी साढ़ सती तो 90 साल की उम्र में आ सकती है। विनीत शर्मा जी मोक्ष की बात कर रहे हैं। अनुज मदान भी मोक्ष की बात कर रहे हैं। और अंजू शर्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अभी देखिए, बीच में कुलदीप जी ने लिखा सूर्य केतु के बारे में बात कीजिए। सूर्य केतु इस समय भी चल रहे हैं। सूर्य अमूमन जब हम जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज ना राहु के साथ जोड़ते हैं तो उसके फल को हम देख लेते हैं नेगेटिव हो गया। जो फल सूर्य राहु का होता है वही फल सूर्य केतु का भी हो जाता है। अब जो सूर्य राहु या सूर्य केतु आ जाता है, जब अमूमन मैं बात कर रहे लोग, लगन या राशि को छोड़ दीजिए, और दशा भी हो उसकी, जब उसकी दशा भी हो तो समझ लीजिए ध्यान से, कानूनी अड़चन आ जाती है, बदनामियां हो जाती हैं। सूर्य केतु या सूर्य राहु की युति हो कुंडली में, होनी होती है। बाकी काम तो दशा का होगा। अब मैं युति की बात कर लेता हूं जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया था। जेल यात्रा भी होती है उन लोगों की जिनकी कुंडली में सूर्य केतु या सूर्य राहु का इफेक्ट आता है। होता ये, चलो मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसका संबंध 12वें घर से होता है, फिर 12th हाउस के साथ। पर ये याद रख लीजिए कि सूर्य राहु या सूर्य केतु हमारी कुंडली में है
तो वो हमारे लिए लीगल समस्याएं, अफवाह फैलना, बदनामी तक करवाता है। और अगर वो 12th हाउस के साथ संबंधित हुआ तो वो जेल तक भी ले जाता है। ये सूर्य केतु की युति करवा देती है। ऐसे ही मैंने देखा मंगल और शनि की युति बड़ी इंटरेस्टिंग है। आम तौर पर हम मंगल और शनि को, जैसे मंगल राहु को, मंगल केतु को, मंगल शनि को अंगारक दोष या अंगारक श्राप कह देते हैं। इसमें क्योंकि मंगल क्या है और शनि क्या है, इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। मंगल अग्नि है, शनि लोहा है या एसिड है या तेल है, केमिकल है। जब अग्नि और एसिड मिलते हैं, अग्नि और ज्यादा भड़कती है, फिर उसे क्या बोलते हैं? अंगारक दोष। अंगारक दोष बोल देते हैं उसको। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर मैंने ये देखा कि ज्यादातर हमारे पास जो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर, उनकी कुंडलियों में भी मंगल शनि की युति होती है। एक हाउस में ही मंगल शनि भी हो जाते हैं या मंगल शनि दृष्टि संबंध बना देते हैं। पर उसके पीछे बृहस्पति का आशीर्वाद होता है। जैसे मान लीजिए मंगल शनि की युति है किसी शुभ सिस्टम में, मान लीजिए मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए शनि और मंगल दोनों ही अच्छे होते हैं। जैसे मैं खुद हूं वृश्चिक लगन, मंगल तो मेरा लग्नेश है ही है, शनि मेरा तृतीयेश और सुखेश होता है। तो कुछ वो लगन जिनके लिए अदर प्लेनेट न्यूट्रल होता है, 6 8 12 का स्वामी नहीं होता, उन्हें वो फल दे देता है बढ़िया वाला। ऐसे ही मंगल और शनि वाले मैंने डॉक्टर बहुत देखे हैं, लेकिन गुरु ग्रह के आशीर्वाद से। यही मंगल और शनि वाले मैंने लड़ाके बहुत देखे हैं, लुटेरे बहुत देखे हैं, डाकू बहुत देखे हैं। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट वही वही चक्कू है। डॉक्टर साहब ने ऐसे चलाना है प्यार से, छुरीबाज ने ऐसे चलाना है। मंगल शनि। अब जो छुरीबाज है वो राहु राहु से बनता है, राहु के संबंध से। और जो डॉक्टर है वो ऐसे जब चीरा लगाता है प्यार से, वो गुरु से बनता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर होते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। ये खासकर जब बच्चों के बारे में हम सोचते हैं कि क्या बनाना है, तो लोग डॉक्टर बनाना चाहते हैं बच्चों को, खासकर सर्जन, मंगल शनि सर्जरी। लेकिन ज्यादातर नेगेटिविटी होती है इसमें, क्योंकि अग्नि और तेल मिलना है, लोहा और खून मिलना है, तो ये एक्सीडेंट भी बहुत करवाता है, ऑपरेशन भी करवाता है, झगड़ालू स्वभाव भी हो जाता है इससे। मंगल शनि अग्नि और तेल। ऐसे ही सूर्य और केतु या सूर्य और राहु, जेल यात्रा, कानूनी अड़चने पड़ती हैं। ऐसे ही मैंने देखा शुक्र और राहु या केतु के साथ भी जोड़ लीजिए। शुक्र केतु या शुक्र राहु, जो भी ग्रह केतु के साथ हो गया उसके ऊपर राहु की दृष्टि आनी आनी है। जो भी ग्रह राहु के साथ हो गया उसके ऊपर केतु की दृष्टि आनी आनी है। सो ये जो अभी अभी किसी ने लिखा है कि जो ग्रह राहु या केतु के साथ होते हैं, इसमें जन्म लेने वाले का क्या दोष? इसमें जन्म लेने वाले का ही दोष होता है। ये सब कर्मों का खेल है। अब आप इस जन्म में कुछ भी करते जाइए, आपको लगना है जो हो रहा है ठीक है, कौन देख रहा है। ये खाता लिख रहे हैं चित्रगुप्त महाराज। चित्रगुप्त महाराज ये खाता लिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल, है ना, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई की, फीस मार के भाग गए। आइल्स ज्वाइन किया, थोड़ा एडवांस दिया, पूरा नहीं दिया, भाग गए। मतलब जहां गुरु अध्यापक टीचर की फीस आपने नहीं दी, भाग गए, किसी ने देखा थोड़ी है। लेकिन अगले जन्म में गुरु और राहु का चंडाल दोष, गुरु और केतु का चंडाल दोष कुंडली में अगर आया तो आपके पूर्व जन्म के कारनामे बता देता है वो। तो ये तो भाई जन्म लेने वाले का ही दोष होता है, जो पूरम शर्मा जी ने लिखा है कि जन्म लेने वाले का क्या दोष। अगर इस जन्म में कुंडली को पढ़ा नहीं, उसको मैनेज किया नहीं, तो फिर ज्योतिष सुनने समझने का क्या योग, कोई फायदा नहीं है। तो यही शुक्र राहु और केतु के साथ मैंने देखा बहुत सारी कुंडलियों में, उनके जीवन में ऐसी परेशानी देखी मैंने जिसको कहते हैं मैरिज लाइफ रिलेटेड परेशानी है, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध है मैरिज लाइफ के साथ। मेल और फीमेल दोनों के लिए ट्रबल्स आ जाती हैं, फिजिकल ट्रबल। लेडीज को गायनी ट्रबल आ जाती है जिनका शुक्र राहु या केतु के साथ। मेल को भी आ जाती है शुक्र राहु या केतु। दो रूप होते हैं। शुक्र राहु के साथ हो तो लस्ट पैदा करता है, वासना बढ़ा देता है। शुक्र केतु के साथ हो तो उसको वीकर कर देता है, स्पर्म काउंट कम कर देता है। तो ये मैंने देखा है, शुक्र राहु या केतु के साथ हो, किसी भी हाउस में हो, कोई भी लगन हो, ये बात की बातें हैं, लेकिन जीवन में वो परेशानी दे देता है।
क्योंकि कभी ना कभी तो उसकी दशा आ जानी है, या किसी ना किसी समय उसकी अंतरदशा आ जानी है। तो ये जो युतियां हैं, इनको आप नोट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है ये। ऐसे ही चंद्रमा और शनि का विषय योग होता है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, ये फंस जाता है फिर ग्रहण में। राहु केतु वाला चंद्रमा तो ग्रहण दोष बोला ही गया उसको। शनि वाला जो चंद्रमा होता है वो विषय योग है। अब चंद्रमा क्या है, हमारी बॉडी के अंदर 70% लिक्विड ही है, एक तरह का जल ही है, वो सारा चंद्र का खेल है। अगर चंद्र शनि वाला है, चंद्र राहु वाला है, चंद्र केतु वाला है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है 70% वाटर का, उसको वो डिस्टर्ब करता रहता है, चुपचाप करता रहता करता रहता करता रहता करता रहता। एक दिन जब समझ आती है तो अंदर वो गैंग्रीन की तरह फैल चुका होता है। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। लगन, राशि, दशा, अंतरदशा, ये तो जब आपकी कुंडलियां सामने आती तब हम बात कर पाते हैं। जब ब्रेन 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 को आप कभी गूगल में देखिए या देख लेते हैं, थोड़ा उसको हाथ चिपकता है, वो भी जलिया है। चंद्र राहु जिनका होगा, उनका ब्रेन जो है वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। छोटी छोटी बातें उनको बहुत जल्दी चुपती हैं फिर, क्योंकि राहु का इफेक्ट होता है ब्रेन में। 42 पॉइंट्स हमारे ब्रेन में है, वो राहु का कंट्रोलर है सारा। इसको एस्ट्रोलॉजी को अगर डीपली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये जो जेम्स हैं, ये जेम्स क्या करते हैं, ये जो वेन्स हैं हमारी बॉडी से स्पाइनल तक ले जाती है, या रुद्राक्ष पहन लिया, या गले में भी देखो जेम्स होंगे ना, तो ये मध्य चक्र को स्पर्श कर देते हैं हम लोग। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में ही जाता है सारा सिस्टम। और वो 42 पॉइंट्स ऐसे हैं कि कुछ सूर्य, कोई मंगल, कोई बृहस्पति, कोई शुक्र, कोई शनि, इनको हीलिंग देते हैं ये फिर। और कंट्रोल क्या होता है, राहु का बैड इफेक्ट कंट्रोल होता है। लेकिन अगर कुंडली का चंद्रमा आपका पीड़ित है राहु से, केतु से, या शनि से, या नीच राशि में चले जाए वृश्चिक में, तो जितने मर्जी उपाय करते रहे, जो मर्जी करते रहे, मेंटली जो बंदे को फीलिंग रहती है ना, वो वीक रहती है, हमेशा अपसेट रहता ही रहता है। खुशियां भी आती है उनके जीवन में, चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु वालों के जीवन में खुशियां भी आती हैं, लेकिन खुशियां नहीं उनको फील होती। उनको फील होता है हाय वो उधर, हाय ये इधर, वो बस। चंद्र राहु ये युति है। सूर्य राहु आपको मैंने बताया ना, कानूनी अड़चने, जेल यात्राएं। चंद्र राहु मेंटल लेवल को ही डिस्टर्ब कर देता है। शुक्र राहु हमारे जो जो खुशी होती है ना मैरिज की, अफेयर की, और जिसको हम कहते हैं कि एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ, उसको खराब कर देता है शुक्र ग्रह। ऐसे ही मैंने देखा गुरु और राहु का चंडाल दोष। गुरु और केतु का भी चंडाल दोष ही होता है, ध्यान रख लीजिए। केतु बृहस्पति, राहु बृहस्पति होता है, ये चंडाल दोषी है, क्योंकि जो भी ग्रह राहु के साथ आ गया उस पर केतु की दृष्टि आ जानी है, जो भी केतु के साथ आ गया उस पर राहु की दृष्टि आ जानी है, सीधी सप्तम प्रभाव में आ जाते हैं। अब ये बृहस्पति डिस्टर्ब हो जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, किसी टीचर की, गुरु की, संत की, महात्मा की, है ना, दक्षिणा मार लेते हैं लोग, तो बृहस्पति खराब हो जाता है उनका। अच्छा, बहुत सारे लोग इसीलिए जब आप लोग है ना फेसबुक पे लिख देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो मैं कह देता हूँ भैया व्हाट्सएप में आ जाओ। इसका मतलब क्या होता है कि मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर गुरु और राहु के चंडाल दोष का खाता खुल जाए, गुरु और केतु का चंडाल दोष बनना शुरू हो जाए। ये एक सिस्टम है बृहस्पति का, और ये धन की, संतान की, मान सम्मान की हानि कर देता है। बृहस्पति केतु या राहु के साथ हो किसी की कुंडली में, वो ये तो बैंकिंग सेक्टर है बृहस्पति, तो जुपिटर तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है बृहस्पति से ही देखा जाता है। संतान वृद्धि बृहस्पति से देखी जाती है। मान सम्मान, एजुकेशन में आगे निकलना, अपने गोल्स को अचीव करना, है ना, मस्तक पे चमक आना, यानी कि कोई मेडल मिलना, जुपिटर से तो देखते हैं। अब जुपिटर वक्री होने वाला है, वो भी अपने आप में एक कमजोरी होती है, लेकिन ये मैं अभी युति की बात कर रहा हूं। राहु या केतु के साथ मिल गया तो ये वो चंडाल दोष बनता है, जो जिस दिन इसको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, पिछले कई सालों की हुई मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। कई सालों की, बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठा किया, और इसका साक्षात एक्सपीरियंस मैंने लिया भी है, समझ गए। अब आइए, एक युति है शुक्र मंगल की या शुक्र चंद्र की, जिसको ऐश्वर्या योग कह देते हैं हम लोग।
अब शुक्र मंगल के साथ 90% कुंडलियों में मैंने देखा है लव मैरिज का कारक बन जाता है। 90%। 10% में उसके ऊपर किसकी दृष्टि आ गई, किसका उसके साथ किस राशि में है, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी शुक्र मंगल या शुक्र चंद्र ये ऐसे शुक्र को तेज करने वाला योग है, उसमें फोर्स भर देते हैं। क्योंकि मंगल उत्साह है, फोर्स है। शुक्र वही है, काम है, वासना है, लग्जरीज है, लस्ट है। चंद्रमा मन है हमारा, उबाल मारता है जब शुक्र चंद्र। तो ये बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है बच्चे जो हैं अफेयर में भी जाते हैं, और अगर कुंडली में पंचम और सप्तम का संबंध बना हो और उन्हीं ग्रहों से शुक्र चंद्र से ही या शुक्र मंगल से ही जुड़ रहा हो तो लव मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाती है। कामयाब होगी या नहीं होगी वो राहु की दृष्टि बताती है, केतु का संबंध बताता है, वो कुंडली बताएगी। लेकिन बेसिक बातें हैं ये ग्रहों की जो युति है, ये शुक्र चंद्र और शुक्र मंगल। इसको एक्चुअली तो कहते हैं कि नेचर में खुलापन। शुक्र किसी का मंगल के साथ हो या चंद्रमा के साथ हो ना, उसकी नेचर में खुलापन होता है। मान लीजिए मेल है या फीमेल है, उसने सबके साथ हंस के बात करनी है, सबको ऐसी बातें करनी है, लच्छेदार अट्रैक्शन हो जाती है। सामने वाला कहता है पता नहीं मुझे लाइन मिल रही है, उसका बेचारे का शुक्र मंगल इकट्ठा होता है, उसकी नेचर, उसका बिहेव ही होता है हंस के बात करना, घुमा के बात करना, आंखें घुमा के बात करना। तो वो उनको फिर अफेयर में ले जाता है। और आगे लव मैरिजेस भी मैंने देखी हैं। अच्छा, आगे मैंने नोट किया था केतु ग्रह मंगल के साथ बहुत सारी कुंडली में मैंने देखा अंग भंग करवा देता है। जिन बच्चों की या लोगों के एक्सीडेंट्स में कोई अंग कट जाता है, पैर कट गया, हाथ कट गया, आजकल शुगर के कारण सर्जरी हो जाती है, उसमें केतु और मंगल का बहुत रोल देखा मैंने। केतु और मंगल अंगारक दोष का ही एक रूप है, उसमें पर सर्जरीज बहुत होती है। अंगों का कटना ये केतु मंगल से होता है। अगर बच्चों की कुंडलियों में हो तो ये ध्यान रखिएगा और बचाना चाहिए ऐसे बच्चों को शरारतों से और तेज ड्राइविंग से। अब अगर किसी के हो ये मंगल केतु या राहु के साथ, और उन्हें ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल का लॉस मांगता है। तो कई बार रेमेडीज में तो एक आधी बूंद भी गिरा देते हैं पिन मारकर। जैसे जिनका मंगल योग कारक है, मान लीजिए मैं खुद ही हूँ, मूंगा पहनता हूँ रेड कलर का, तो हमारे लिए मंगल योग कारक होता है, हमें ब्लड डोनेशन सूट नहीं करती, समझे। तो हम फिर जहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में कई बार हमें बुला लेते हैं, तो हम कहते हैं भाई अगर जाएंगे तो ब्लड मांगेंगे, परेशानी आती है। तो वहां पे हम उनको इक्विपमेंट्स के लिए डोनेशन दे देते हैं कि चलिए राहु का दान कर देते हैं, है ना, केमिकल्स का हो जाएगा, शनि का दान हो जाएगा। लेकिन हम ब्लड की डोनेशन वहां नहीं दे पाते। मेष लगन वाले, वृश्चिक वाले, सिंह वाले, कर्क वाले, हमारे लिए तो मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। हाँ, अगर ये दोष आ जाए, मंगल केतु, मंगल राहु, मंगल शनि, तो हमें अपनी कुछ ड्रॉप्स पिन स्टरलाइज करके पिन मार के उसको ड्रॉप को गिराना चाहिए जमीन के ऊपर, तो हम बच जाते हैं कट से, ऑपरेशन से, सर्जरी से, अंग भंग योग से। तो मंगल केतु वाले सावधान रहें, ये आपके लिए शुभ योग नहीं होता, कट्स लगते हैं बॉडी में। अब आइए बुध ग्रह के साथ राहु या केतु का संबंध हो तो इसको कहते हैं जड़ दोष। जड़ दोष में बुद्धि खराब हो जाती है, वाणी खराब हो जाती है, डिसीजन डिस्टर्ब होते हैं हमारे। जितने भी हम डिसीजन लेते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं बाद में धोखा मिलता है। क्योंकि बुध ग्रह जो है वो ही तो है जो हमारी बुद्धि और वाणी के बीच में तालमेल पैदा करके हमारे मुख से, या तीसरा घर होता है मिथुन राशि का काल पुरुष का, हमारी हैंड राइटिंग, हम कहाँ पे साइन कर रहे हैं, है ना, किसी की गवाही दे रहे हैं, किसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो तीसरा घर होता है। तो काल पुरुष के लिए वो तीसरा घर मिथुन राशि बुध का होता है। और बुध का संबंध फिर हम सब लोगों के लिए बुद्धि और वाणी से होता है। और ये अगर राहु या केतु के संपर्क में आ गया तो इसको जड़ बन गया। हम कहते हैं ना, तो ये बच्चा जड़ है, इन्हें कुछ नहीं आता, उसको कहते हैं जड़ दोष। और आपको बताऊं मैं बात, जितने पेड़ पौधे हैं, कितने पेड़ पौधे, इन सबको पूर्व जन्म का जड़ दोष है। इनके अंदर प्राण होते हैं, जान होती है, एहसास होता है। कोई पत्ता तोड़िए, फूल तोड़िए, उसमें से लिक्विड निकल आएगा। कईयों में तो व्हाइट लिक्विड निकल ही आता है, दूध, अदरवाइज व्हाइट आंसुओं जैसा निकल आता है, दर्द होती है उनको भी। लेकिन श्राप लगा हुआ है बुध को कि बुद्धि जड़ हो गई और आप अब एक जगह पे जड़ बन के ही रहोगे। इतने पूर्व जन्मों के कर्मों का ये फल होता है। और यही अगर हमारे कुंडली में आ जाए मनुष्य के जीवन में,
तो हमें इस सिस्टम को समझ लेना चाहिए। तो बुध ग्रह राहु या केतु से पीड़ित हो तो सबसे पहला काम बुध ग्रह से आशीर्वाद लेने का होता है। और जितनी भी कंजकें होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनको किसी भी तरह से उनकी हेल्प करना, सहायता करना, उपहार देना, अंडर प्रिविलेज बच्चे जो है उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी वर्दी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, तो जाकर ये बुध इस जन्म में अच्छा फल देता है और धीरे धीरे उसकी सफाई होती है नेगेटिविटी की। अदरवाइज ये जो बुध राहु या केतु के साथ आ रहा है ना लोगों का बहुत सारा, तो मैंने देखा है जो फीमेल फेटिसाइड करते हैं उनके लिए ये परेशानी का योग है। तो बुध ग्रह को बचाइए। बुध ग्रह बुद्धि है, वाणी है, ट्रेडिंग है, व्यापार है, स्टॉक एक्सचेंज है, राइटिंग है, हमारी प्रिंटिंग है, वकालत है, गाना गाना है तो भी आपको वाणी से बुध का प्रभाव अच्छा होना चाहिए। तो बुध राहु केतु बहुत खराब एक जड़ दोष बनता है। चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बात की थी ना, राहु केतु या शनि के साथ हो तो एक बात मैंने इंपॉर्टेंट नोट की है कि ऐसे लोगों को स्विमिंग पूल या चंद्रमा की बात कर रहा हूँ जल की, या कोई नदी, नहर, तालाब, जहां पर कई बार हम स्नान करने चले जाते हैं धार्मिक पर्वों के ऊपर, बहुत संभल कर जाना चाहिए। पुराने जब ज्योतिषी थे वो कहते थे इसको पानी के पास मत लेके जाना। तो मेरे पास जब ये सब्जेक्ट आया तो मैंने इसको स्टडी किया, तो मैंने इसका उपाय उल्टा किया। मैंने कहा इसको स्विमिंग जरूर सिखाना, क्योंकि चंद्र राहु केतु या शनि के साथ हो तो डूबने का डर होता है। अगर बचपन में ही स्विमर बन गया बच्चा तो वो एक उपाय हो गया। तो मैंने उसका थोड़ा उल्टा उपाय निकाला हुआ कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ हो तो मैं तो उसको यही सलाह देता हूं कि इसको स्विमिंग जरूर सिखाना। पुराने बुजुर्ग ज्योतिषी कहते थे इसको पानी के पास मत ले जाना, मैं कहता हूं इसको इंस्ट्रक्टर के माध्यम से ले जाना और सिखा देना। ये भी एक उपाय है, तो ये भी ठीक है। यूरिन शुगर और डायबिटीज, देखिए केतु और शुक्र ये यूरिन की ट्रबल्स दे देता है, खासकर डायबिटीज। बच्चेदानी खराब और स्पर्म्स की समस्या ये राहु और शुक्र दे देता है। ये सारी युतियां हैं। अच्छा, एक देखिए प्रेत छाया, नशेड़ी बनना या गालीबाज बनना, कौन सा ग्रह करा सकता है आपके हिसाब से? नशेड़ी, गालीबाज, मस्ती करना ऐसी कि लोगों को तंग करना हो, उन लोगों का कारोबार बंद हो जाता है, घर का सामान बेचने लग जाते हैं, वो लोग नशे में धुत हो जाते हैं जिनका शनि राहु के साथ या केतु के साथ होता है। तो शनि राहु या केतु के साथ हो तो सारा सिस्टम स्लो कर देता है। किस घर में है उसी के साथ तोड़ देगा, उसके साथ ही। फर्स्ट हाउस में है तो दुनिया से दूर ले जाता है, सेकंड या थर्ड हाउस में है तो अपने रिश्तेदार, सोशल सोसाइटी से दूर ले जाता है, चौथे घर में चला जाए माँ के साथ ही झगड़ा करवा देता है, 10वें घर में चला जाए बाप के साथ ही झगड़ा करा देता है। ये शनि राहु या केतु के साथ हो बच्चों के साथ, बच्चों की कुंडलियों में, तो शुरू से ही उनके ऊपर नजर पैनी रखनी पड़ेगी। क्योंकि जितना ये ड्रग्स का सिस्टम चल रहा है या दूसरे नशे या मेडिकल नशे चल रहे हैं, ये बहुत जल्दी पता चल जाता है। द्वितीय भाव द्वितीयेश शनि राहु या केतु के साथ हो तो ये नशे के बीच इंसान को गर्क कर देता है। सो ये कुछ युतियां हैं, मैंने तो बहुत सारी लिखी हुई है, मेरा तो दूसरा पेज भी भरा पड़ा है। तो ऐसे देखिए, मैंने देखा चंद्रमा केतु के साथ हो तो माता तो बीमार रहती है, विदेश का योग भी लग जाता है उसको, विदेश है ना। माँ बीमार, देखिए चंद्र खराब होगा, माँ बीमार होगी और विदेश चला जाएगा बच्चा। ऐसे सूर्य शनि पिता का विरोधी होता है, हाँ वो तो आप सबको पता ही है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में पिता और पुत्र हैं। लेकिन कुंडली में अगर आ जाए तो 3 पीढ़ियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। जिसकी कुंडली में आ गया सूर्य शनि तो उसकी अपने पहले पिता के साथ नहीं बनती, फिर आगे अपने पुत्रों के या बच्चों के साथ नहीं बनती, तो पिता का विरोधी। बुध और मंगल नीच हो कुंडली में तो भाई से बैर, बहन से मतभेद, हाँ बिल्कुल ठीक है। भाई मंगल होते हैं, बुध बहन होती है, तो अगर ये नीच आ जाए कुंडली में, भाई से भी बैर हो जाता है धीरे धीरे और बहन से भी मतभेद हो जाता है। गुरु और चंद्रमा मिल जाए तो इसको क्या लिखा है, गज केसरी योग। अच्छा, ये अच्छा, इसको थोड़ा आगे भी मैंने स्टडी किया है, क्योंकि गज केसरी योग सारी दुनिया के ऊपर असर नहीं करता।
ये मित्र राशियों में और मित्र लगन में ही करता है, जैसे मेष में, कर्क में और मीन में हो। ठीक है। लेकिन अगर किसी के मकर राशि में, कुंभ राशि में, मिथुन राशि में या तुला राशि में हो, दोबारा नोट कर लो, कोई गज केसरी योग नहीं होता, उल्टा वही बदनामी हो जाती है। क्योंकि मकर लगन के लिए तो चंद्रमा भी और गुरु भी दोनों शत्रु हैं एक तरह के। अगर उनमें गज केसरी आ गया मकर लगन वालों के, मान लीजिए नीच ही होता है मकर में, तो उनको परेशानी दे देगा। कुंभ लगन वालों का भी सेम ही है, शनि का लगन। बुध की दोनों राशियां मिथुन और कन्या, इनके लिए भी गज केसरी योग कोई शुभ योग नहीं होता। तुला लगन वालों के लिए भी शुभ नहीं होता। अच्छा जी, और मैंने नोट किया था, हाँ मैं कुछ वो भी मैंने नोट किए हैं जो बड़े मशहूर योग है और लोग समझते हैं पता नहीं ये राजयोग है। जैसे गज केसरी मैंने बता दिया, ये सबके लिए नहीं होता। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, इसको भी लोग कहते हैं बुध आदित्य योग है, बहुत कुछ नहीं होता ये। सूर्य और बुध ज्यादातर या तो बुध अस्त हो जाता है या वक्री हो जाता है। अगर कुंडली में तो दिखाई दे रहा है सूर्य बुध एक ही हाउस में है, और उसके पीछे तो चले जाओ, नमाज चांट में चले जाओ या उसकी डिग्रीज में चले जाओ, बुध अस्त या वक्री है, तो ये बुध आदित्य योग नहीं होता, बुध का नाश हुआ पड़ा होता है वहां पे। क्योंकि सूर्य जो है वो जिस ग्रह के साथ आ जाता है उसकी एनर्जी को कम करता है। तो ये जो जितने मशहूर मशहूर योग लोग अपनी कुंडलियों में लेके घूमते हैं ना, उन्हें समझ लेना चाहिए। तभी तो ज्योतिष से उनका फिर विश्वास उठ जाता है कि गज केसरी योग है पर जेब कंगाल है, बुध आदित्य योग है अनपढ़ रह गया। बुध आदित्य वाले तो सीए बनते हैं, बुध आदित्य वाले तो बड़े बड़े वक्ता बनते हैं, अधिवक्ता बनते हैं। पर अच्छा तो हो, अगर वो अस्त हो गया, वक्री हो गया, तो वकालत फेल हो जाती है। बुध वकालत का तो खेल है, वाणी का। सो ये बुध आदित्य योग भी बड़े ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। अच्छा जी, विवाह बाधा और क्लेश सप्तम भाव में सूर्य शुक्र, ये देखिए सूर्य सूर्य और शुक्र अगर इकट्ठे हो गए किसी के, उनकी भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि सूर्य तो अग्नि का गोला है और शुक्र कोमल फूल है। तो जिन कुंडलियों में सूर्य शुक्र हो, बच्चों की कुंडलियों से देख लिया कीजिए, बचपन में ही लड़की हो, लड़का हो, बेटा हो, बेटी हो, तो उनकी मैचिंग करते हुए आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो सूर्य और शुक्र का शुक्र कमजोर होता है, उनके जीवन में भी विवाह बाधा, विवाह रुकावट, विवाह होने में परेशानी, विवाह के बाद निभने में परेशानी। वही जो शुक्र राहु के साथ करता है, केतु के साथ करता है, वही शुक्र सूर्य के साथ भी हो जाता है। अच्छा जी, विष्णु लक्ष्मी योग, ये विष्णु लक्ष्मी योग तो बुध और शुक्र का होता है, लेकिन ये दैत्य ग्रुप वालों के लिए होता है। मिथुन लगन, कन्या लगन, वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन की कुंडली में मित्र राशियों में अगर ये शुक्र बुध आ जाए तो वो राजयोग होता है, विष्णु लक्ष्मी योग। इसीलिए हम कहते हैं ना, पन्ना ओपल और नीलम जोड़ लो, आपका ये विष्णु लक्ष्मी योग खुद क्रिएट कर लो। तो अगर नेचुरल किसी को मिल गया तो उसकी तो फिर वाह वाह हो जाती है। अच्छा, सूर्य मंगल और गुरु ये 12वें घर में या 9वें घर में हो, तो वो धर्म प्रचारक, साधु, मठाधीश, संत हो जाते हैं। देखिए ये बहुत, मैं आजकल क्योंकि हमारे पास संतों के साथ बहुत मिलना जुलना हो जाता है, तो उनसे भी हम प्यार से पूछ लेते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने देखा है, मंगल, बृहस्पति और सूर्य की युति हो अगर किसी की कुंडली में, विशेषकर अगर देव श्रेणी का लगन हो, तो वो साधु हो जाते हैं या धर्म प्रचारक हो जाते हैं, बड़े बड़े मठों के अधीश, मठाधीश हो जाते हैं, संत महात्मा हो जाते हैं। ये 9वें घर का फल है। यही अगर 12वें घर में हो जाए तो समझ लीजिए वो फिर ब्रह्मचारी सन्यासी भी हो जाते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं फिर वो। ठीक है। तो ये 7th हाउस, 1st हाउस और 12th हाउस में राहु केतु शनि डाइवोर्स का कारण होता है, और इन्हीं 3 घरों में शुक्र लव अफेयर का कारण होता है। अच्छा चलो इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। कुंडली का 7वां घर, पहला घर और 12वां घर, इनमें राहु केतु या शनि की युति हो तो वो बात को डाइवोर्स तक ले जाता है। कई बार लीगल डाइवोर्स नहीं होते, ये भी सुन लीजिए। कई बार बेडरूम अलग अलग हो जाते हैं, कई बार रूम अलग अलग हो जाते हैं, कई बार नौकरी में ऐसी मजबूरी आती है कि हस्बैंड दूसरे कंट्री में है, वाइफ इसी कंट्री में है, या वाइफ दूसरे कंट्री में है। मतलब ये राहु केतु या शनि पहले घर में, 7वें घर में या 12वें घर में आ गया तो ये अलगाव पैदा करता है। डाइवोर्स तो फिर लीगल वर्ड है ना, कि हो ही गया, अलगाव, सेपरेटिव नेचर पैदा कर देता है।
इनकी भी मैरिज लाइफ पूरी सक्सेस नहीं होती। कौन कौन सा था? राहु केतु शनि 7वें, पहले और 12वें घर में हो, ठीक है। और इन्हीं 3 घरों में अगर शुक्र हो, अकेला शुक्र 7वें, पहले और 12वें में, वो लव अफेयर या लव मैरिज तक ले जाता है। ये भी एक, ये वो योग हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तो फिर मैं नोट करता रहता हूँ, मेंटेन करता रहता हूँ। अच्छा, अभी आजकल जो चल रहा है पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है। और पितृपक्ष में जो पितृदोष की कैटेगरीज आपको लोग बताते रहते होंगे कि कुंडली में पितृदोष है। तो जो अभी सर्व पितृ अमावस आनी है ना, जिसको 2 अक्टूबर को महालया कहते हैं, उन लोगों को उस दिन जरूर कुछ ना कुछ दान पुण्य पूजा पाठ उपाय करना चाहिए, जिनकी कुंडलियों में ये जो राहु केतु के साथ ये भी श्राप होते हैं, जिसमें प्रेत छाया है। शनि राहु है, ये भी पितृदोष है, प्रेत छाया। शुक्र राहु है, ये लक्ष्मी श्राप होता है, स्त्री श्राप। ये भी एक तरह का प्रेम विवाद, धोखा, काम वासना बढ़ा देता है। बुध राहु मैंने आपको बता दिया था, केतु या बुध के साथ राहु हो तो जड़ दोष होता है। बृहस्पति राहु या केतु के साथ हो तो गुरु चंडाल दोष बनता है। अब आपको एक मजेदार बात मैं बताता हूं कि एस्ट्रोलॉजर कौन होता है, पता है आपको? एस्ट्रोलॉजर राहु होता है, जुपिटर नहीं होता। संत महात्मा जरूर जुपिटर माने गए हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर वो हैं जिनकी कुंडली में जुपिटर एंड राहु है, जुपिटर एंड केतु है, और एस्ट्रोलॉजर खुद राहु होता है। चाहे वो प्रोफेशन इन एस्ट्रोलॉजी हो, जुपिटर का हो, पर ज्योतिषी कौन होता है? वो राहु होता है। ध्यान से समझ लीजिए, ये सारी पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें हैं। इसको छदम कहते हैं, रूप बदलना। सो छदम वास्तु करने वाला, छदम एस्ट्रोलॉजी करने वाला, छदम धर्म प्रचार करने वाला गुरु और राहु ज्योतिषी होता है। अब कामयाब क्यों हो जाता है, ये मैंने फिर स्टडी किया। क्योंकि लोग राहु को तो शांत करने निकले होते हैं। कुंडली में भी तो कहीं ना कहीं ज्योतिषी, ये तो ज्योतिषी का हो गया, गुरु राहु या गुरु केतु। अब सामने वाले की कुंडली में मान लीजिए 7वें घर में राहु है या केतु है, तो उसने तो राहु या केतु को ही शांत करना है ना। वो जब एस्ट्रोलॉजर को पे कर देते हैं तो राहु ठीक हो जाता है उनका। लो जी, ये मैंने स्टडी किया है। सो ज्योतिषी राहु होता है, ज्योतिषी जुपिटर नहीं होता। जुपिटर संत महात्मा होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, साधु होते हैं। एस्ट्रोलॉजर तो छदम वेशधारी है, उसने तो, उसका बस चले तो वो गुरु ग्रह के अगेंस्ट भी उपाय करवाता है आपसे, शिव जी का चंद्रमा के अगेंस्ट भी करवा देता है, मंगल के हनुमान जी के अगेंस्ट भी करवा देता है आपसे। सूर्य खराब देख लेगा, कहेगा सूर्य को जल मत चढ़ाना। समझ गए? वो राहु होता है, छदम। ये बहुत बड़े सीक्रेट की बात है। ज्योतिषी भाई लोग गुस्सा मत करना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने के बाद इस बात को निकाला है कि एस्ट्रोलॉजर राहु होता है, संत महात्मा साधु जो होते हैं वो जुपिटर होते हैं। और जिन लोगों का राहु खराब है, वो एस्ट्रोलॉजर को जब फी पे करते हैं तो उनका राहु ठीक हो जाता है। ये सारा खेल है ज्योतिष का। बहुत कुछ है भाई। चंडाल दोष इसी को कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा राहु केतु शनि के साथ हो तो ये चंद्र खराब है। मंगल ग्रह अंगारक दोष बन जाता है राहु केतु शनि के साथ। सूर्य ग्रह भी पितृदोष होता है। ये जो पितृदोष है, अगर आप लोगों की कुंडलियों में है नेगेटिव वाले, तो याद रख लीजिए 2 अक्टूबर को आप सब लोगों को एक बहुत सुनहरी अवसर है ये। उस दिन कोई ना कोई अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से या अपने अपने जिनके साथ भी आप ट्रस्टवर्दी हैं, पूछकर दान पुण्य, रेमेडीज, उपाय या शांति पूजा जरूर करवा लेनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में ये जो दोषपूर्ण युतियां हैं, दोषपूर्ण, खासकर राहु या केतु के साथ कोई ग्रह आ गया, शनि मंगल आ गया, चंद्र शनि आ गया, ये जीने नहीं देती। और इन खराब युतियों के कारण हमारी रेमेडीज भी इफेक्ट नहीं करती। और सच बता रहा हूं, पूजा पाठ का असर नहीं मिलता भगवान की, क्योंकि ये राहु है, ये केतु है। कौन है पता है आपको? ये दोनों द्वारपाल हैं विष्णु जी के। इनको अमृत पिला दिया था भगवान ने मोहिनी रूप में। इनको संसार में छोड़ दिया गया है अमर करके, कि संसार को कैसे जोड़कर रखना है, किसके साथ? विष्णु जी के साथ। सो राहु केतु जहां पर आ जाए वहां पर समझ लीजिए फिर रेमेडी है, पूजा पाठ है, दान पुण्य है। उनको पहले शांत करना पड़ता है, फिर जाकर ये जो हम 3 जेम्स पहनते हैं तो असर करते हैं, नहीं तो
नहीं करते। हम जल चढ़ा रहे हैं, हम लेप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ये सारा सिस्टम पॉजिटिव होता है पूजा पाठ रतन पहनने का, लेकिन ये तब असर करेगा जब आपकी ऑरा क्लीन हो। तो ऑरा क्लीनिंग के लिए आप लोग महालय अमावस्या का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, ये अभी भी मेरे पास अच्छा एक और पेज मेरा पूरा भरा हुआ, तो अब दोबारा फिर किसी दिन लाइव करेंगे। मेरे पास कुछ और भी ग्रहों की युतियां हैं जो मैं सीधा ही युति देखकर ही मेरी प्रैक्टिस हो गई। मैं बोल देता हूं कि ये युति है आपके, तो आपकी लव मैरिज होगी होगी। ये युति है तो आप विदेश जाएंगे ही जाएंगे। ये युति है तो बच के रहना, एक ना एक दिन जेल भी जाना पड़ जाता है। उनमें हाउसेस को हम जरूर देखते हैं। जैसे जेल यात्रा वाली युति तो 12th हाउस के साथ संबंध बना देती है, 12th हाउस के साथ, ठीक है। लव अफेयर या लव मैरिज वाली युति 5th और 7th हाउस के साथ संबंध बना देती है। विदेश यात्रा वाली युति 2nd हाउस जिसको कुटुंब कहते हैं, या 4th हाउस जिसको जन्म स्थान माँ का घर कहते हैं, उसके साथ संबंध बना देती है। तो कई बार तो ऐसी कुंडलियां एकदम हाथ में आ जाती हैं, उसकी दशा चार्ट भी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सामने वाला पूछता क्या है कि पंडित जी बाहर चला जाऊंगा, मैं देखता हूँ चौथे घर में नेगेटिव योग है, माँ बीमार होएगी, तो बाहर तो जाएगा ही भाई। मेरी लव मैरिज हो जाएगी, हम देखते हैं लव अफेयर और मैरिज वाले 5th और 7th का रिलेशन बना रहे हैं दो ग्रह, हम कहते हैं हो जाएगी। वो कहते हैं मेरे ऊपर कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी। 12वां घर होता है जेल यात्रा का, 6वां घर होता है मुकदमों का, उसमें आ गया तो हम बोलते हैं आएगी, ठीक है ना। तो वो भी मैंने नोट की हुई है। तो ईश्वर ने चाहा तो दोबारा लाइव करने का अगर अवसर मिल गया तो आपसे करते रहेंगे। चलिए, जतिन शर्मा जुड़े हैं, स्वागत है जतिन। अलका जोशी जी ने लिखा है जय श्री कृष्णा राधे राधे। और कशिश डावर जी ने लिखा है हाउ टू मेक राहु पॉजिटिव। कशिश, राहु के लिए तो बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। एक तो नवरात्रे आ रहे हैं, माँ दुर्गा के चरणों में नारियल की भेंट वो राहु का सिर ही होता है। और एक ये महालय अमावस्या आ रही है, ये बहुत ही पावरफुल नाइट होती है जिसको नो मून कहते हैं। जब चंद्रमा ना हो तो 3 ग्रहों का राज होता है, राहु केतु और शनि का। तो उस समय आप इन तीनों ग्रहों की संबंधित वस्तुओं के डोनेशन कर सकते हैं, इनके पाठ पूजा उपाय दान कर सकते हैं। और जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, केतु और राहु रॉयल ब्लू और ब्राउन कलर से बचकर रहा कीजिए। नील वाला नीला रंग राहु का होता है, जैसे हार्पिक की बोतल का कलर, और ब्राउन कलर जो माउसी शेड है या कैमल शेड है वो केतु का होता है। केतु सेपरेट करवा देता है, अलगाव पैदा करता है, राहु भ्रम पैदा करता है। इंसान के मन में छोटी छोटी बातों को लेकर किसी ना किसी बात का वहम डाल देता है। तो 9 दिन लगातार मां दुर्गा के चरणों में मौली बांधिए नारियल के ऊपर लाल रंग की, अपने मस्तक पर लगाइए, आराम से मंदिर के एक साइड पर बैठ जाइए कहीं पे भी, मां दुर्गा के मंदिर में जाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अपने हाथ में नारियल पकड़कर इस मंत्र का पाठ कीजिए 108 बार या 5-10 मिनट कीजिए। तो वो जो असर होता है उस मंत्र का पाठ का, नारियल को दे दीजिए मस्तक पे लगा के और मां दुर्गा के चरणों में छोड़ आइए। बस वो जो वापस मिल जाए नारियल तो वो ठीक नहीं होता, बस याद रख लीजिए। वो आपको किसी बच्चे को, बाहर बैठे कंजकों को, कोई मांगने वाला है उसको दे देना है। चाहे आप चिंतपूर्णी से आ रहे हैं, चाहे वैष्णो देवी से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आपको नारियल मिल गया वापस तो समझ लीजिए राहु को फिर से रास्ता मिल गया आपके घर वापस आने का। तो बाण गंगा में नारियल या किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए, या रास्ते में आ रहे किसी भी जगह पे उसको विसर्जन करके छोड़ आए। वैसे जो वैष्णो देवी है वो सबसे पावरफुल जगह है राहु शांति की, कि जब माँ के दरबार से नारियल मिले तो उसे भैरव की घाटी में, जहां भैरव का सिर है, वहां छोड़ आए। देखो कैसे राहु से छुटकारा मिलता है। नीले कपड़े, नीला टॉवल, नीली टी शर्ट, नीली चादर, नीली पानी की बोतल, इन चीजों से बचना चाहिए, ये राहु की चीजें होती हैं, ठीक है। राजेश शर्मा जी कह रहे हैं राहु का स्टोन कब धारण करना चाहिए। राजेश जी, राहु और केतु के 2 स्टोन हैं, लेसनिया और गोमेद। राहु का स्टोन रेयर ऑफ रेयरेस्ट को धारण करना चाहिए, रेयर ऑफ रेयरेस्ट को। क्यों? क्योंकि जब आप राहु को स्टडी करते हैं तो आपको पहले एक श्लोक मिलेगा, कुजावत केतु शनिवत राहु। अगर आपकी कुंडली में मंगल सही है तो केतु अच्छा फल देगा, शनि सही है तो राहु अच्छा फल देगा।
बहुत सारे लोग कहते हैं तीसरे, छठे और 11वें घर में राहु हो तो बड़ा मजेदार आता है, बहुत बढ़िया होता है। ऐसा नहीं होता। अगर तीसरे घर में राहु है और शनि नीच है तो उसी के भाई, बंधु, दोस्त उसको बर्बाद कर देते हैं। अगर 11वें घर में राहु है, शनि नीच है, या 6, 8 में, 12 में है, तो अपने बाप का शत्रु वो इंसान होता है जिसके 11वें घर में राहु है, अपने बाप का सारा जोड़ा हुआ पैसा खराब कर देता है। अगर छठे घर में राहु है, शनि नीच है, तो सारी उम्र कोर्ट कचहरी मुकदमों में, सीटी स्कैन में, डॉक्टरों की मशीनों में घूमता रहता है। उसकी बीमारी नहीं ढूंढ सकते डॉक्टर। अगर राहु छठे घर में हो, टेस्ट कराता रहता है, इससे छोड़, उससे पूछ, है ना, एक मुकदमा लगा, दूसरे में फंसा। क्यों? क्योंकि अगर राहु से आपने कुछ देखना है तो शनि अच्छा होना चाहिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी राहु देने वाला है। अगर शनि और मंगल खराब, तो ये गलती से भी गोमेद और लहसनिया नहीं पहन सकते आप। और गोमेद रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसलिए है क्योंकि ये केवल दैत्य श्रेणी वालों को, अगर शनि उच्च हो, राहु 3, 6, 11 में हो, तो ही पहनाया जा सकता है। मैं भी पहना देता हूं लोगों को राहु और केतु का स्टोन। मैं नेगेटिव थ्योरी के लिए पहनाता हूं। कई लोगों के जीवन में आफ्टर मैरिज बड़ी परेशानी आ जाती है ना, ना टूट रही होती है, ना बन रही होती है, क्योंकि 7th हाउस में मान लीजिए केतु है, वो ना टूटेगी ना निभेगी। उसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो लीगल डिवोर्स भी नहीं होता। तो फिर मैं उसको पूछता हूँ कि भाई आप क्या चाहते हो। तो अगर वो कहे भी मैं तो बहुत दुखी हूँ, और कुंडली की अगली फ्यूचर की दशा भी उसकी 15-20 साल की खराब हो, तो हम कहते हैं कि लहसनिया पहन लो, लहसनिया, ताकि केतु का प्रभाव बढ़ जाए और तुम्हारा लीगल डिवोर्स हो जाए, तो जाके लाइफ में शांति मिलेगी। 7वें घर में ये मंगल, ये राहु, ये केतु, ये शनि, ये सूर्य, ये सिंगल लोगों के लिए होता है एक्चुअली। हम तो सोसाइटी के प्रेशर में है ना कि शादी करनी करनी है। 7वें घर में केतु, राहु, मंगल, सूर्य, शनि, ये सिंगल लोगों के लिए होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्टनर बनने ही बनने होते हैं। मैं खुद शनि 7th हूं, मुझे पता है सारी बातों का। ठीक है, जो राहु जिनके साथ में है, केतु साथ में है, उन्हें पता है। सूर्य साथ में है, उन्हें पता है। वो ना सौर्या जोगी ना पेक्या जोगी, ऐसा हो जाता है। जिसके भी साथ में सूर्य में मैंने देख लिया, अगर वो पति पत्नी लड़ पड़े और सेपरेट हो गए थोड़ी देर के लिए, कि मैं पेके जा रही हूँ, मैं इधर जा रही, वापिस नहीं आ पाती। लीगल डिवोर्स भी नहीं हुए उनके, हमें ये कोर्ट कचहरी में घूम रहे होते हैं। सो ये 7th हाउस डिस्टर्ब तो सिंगल पर्सन के लिए होता है। उसमें अफेयर है या फ्रेंडशिप है या सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो एक अलग स्थिति है, वो तो जीवन के प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल लाइफ है। पर वो लावा फेरे वाली मैरिज करने के लिए नहीं होता, जिनका शुक्र खराब हो, जिनका 7वां घर खराब हो। ठीक है, सो ये तो प्रैक्टिकल ज्योतिष कुछ और है। सोसाइटी के प्रेशर में आके फिर हमें मैरिज करनी पड़ जाती है, गड़बड़ें हो जाती है। सो गोमेद और लहसनिया राहु और केतु के रतन है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज होते हैं। या फिर जैसे मैंने बता दिया कि मैं डिवोर्स करवाने के लिए एक्सपेरिमेंटल यूज करता हूँ, वो पहना देते हैं तो हो जाता है उनका डिवोर्स। तो ये चीजें एस्ट्रोलॉजी में चलती रहती हैं। होपफुली 2 घंटे हो गए अब तो। ठीक है, कितने लोग जुड़े हुए हैं? सुन भी रहा है मुझे कोई? 44 लोग जुड़े हुए हैं, चलिए बहुत अच्छा है। 44 लोग जुड़े हुए हैं। पंचांग को भी खोल लेते हैं, दिन क्या चल रहे हैं। 3 अक्टूबर से शरद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, घट स्थापना होगी, ये भी नोट कर लीजिए। पंचांग भी बहुत जरूरी है, ये हमारी शक्ति है, समझ लीजिए। भारत की शक्ति है पंचांग, हर घर में होना चाहिए। सो विजयदशमी मिलेगी आपको 12 अक्टूबर को। सो 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक भी माँ दुर्गा के जो दिन होते हैं, वो एक तो बुध उच्च करने के होते हैं, क्योंकि दुर्गा माता बुध के साथ जुड़ी हुई हैं। और राहु जो नारियल का सर है, एक तरह से सर होता है, ध्यान से देखेंगे, आंखें बनी होती हैं उसके ऊपर, मुख बना होता है, और उसके ऊपर जटा होती है। जब विष्णु जी ने उसका गला काटा तो उसके अंदर अमृत था। सो ये भी आपको राहु का ही उपाय है। और जो श्राद्ध पक्ष में है इस समय हम, ये 2 अक्टूबर को अश्विन महाल्या अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध ये लिखा हुआ है। तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया था कि आपकी कुंडली में कोई भी राहु या केतु का दोष है, किसी भी ग्रह को खराब करना, चंद्र को, मंगल को, सूर्य को, शुक्र को, गुरु को, तो सर्वपितृ श्राद्ध वाले दिन उपाय करवाया जाता है।
और ये उपाय मैं पिछले 15 साल से करवाता हूँ, हर महीने अमावस्या पर भी, पूर्णमासी पर भी। तो मेरे साथ भी अगर आपको संपर्क करना हुआ तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, या अभी कोई मित्र प्रेमी लिख देगा टाइमलाइन में, तो संपर्क कर सकते हैं 2 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा इस बार डिस्टरबेंस हुई है श्राद्धों में कि शुरुआत पर भी ग्रहण और अंत में भी ग्रहण है। तो जब ये शुरुआत और अंत में ग्रहण आ जाए श्राद्धों में, तो समझ लीजिए राहु केतु का ही प्रभाव बढ़ा हुआ है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज कौन सा था, दूसरा कौन सा था। ये सही श्राद्ध का समय नहीं था जिसको हम कहते हैं कि चलिए कंफर्टेबली निकल जाए। ये गड़बड़ 2 ग्रहणों के कारण है, लेकिन उपाय के लिए ये बहुत बढ़िया होता है, समझ गए। सो 2 अक्टूबर महालया अमावस्या का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, जिनको भी राहु या केतु संबंधित कुंडलियों में परेशानियां हैं, श्रापित कुंडली होती है वो। और ये अभी किसी ने लिखा था ना कि जन्म लेने वाले का क्या दोष, उसको क्या पता। ये जन्म लेने वाले का ही दोष होता है। इस जन्म में ऐसा करो, जो बच्चे गर्भ में शिशु को मार देते हैं कन्या देखकर, मार रहे हैं ना, प्रैक्टिकली तो मार रहे हैं, माने या ना माने, उनका बुध राहु या केतु के साथ आना ही आना है, आना ही आना है। जो लोग अपनी पत्नी या प्रेमिका को चीटिंग कर रहे होते हैं, उनका फिर से शुक्र राहु केतु के साथ आना ही आना है। मुझे लगता है ये 2 योग तो अगले जन्म में सबको मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। ऐसे ही सूर्य केतु क्या होता है पता? सूर्य सरकार के जितने टैक्सेस और कर होते हैं उसको सूर्य माना गया है। उनको डिस्टर्ब करने वाले की कुंडली में सूर्य केतु या राहु के साथ आना ही आना है। ये उन्हीं का कसूर है जिन्होंने जन्म लेना है। और या अगर हमारी कुंडलियों में आए हुए हैं तो हमारा ही कसूर है कि हमने कुछ ऐसे कारनामे किए होंगे। मेरी कुंडली में है तो क्यों है, तो मुझे अब समझ आती है ज्योतिष सीख कर। चलिए, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं ना, दिवाली तक, नवरात्रों तक ही रहते हैं। 3 अक्टूबर को घट स्थापन होगा और 12 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा है। उसके बीच में गुरु ग्रह अस्त हो जाना ये अच्छी खबर नहीं है, थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। बृहस्पति के अस्त होने का बीच में ही, माफ कीजिएगा, वक्री होने का समय है। चलिए बंद करते हैं। धन्यवाद मित्रों, 2 घंटे लंबा आज लाइव हो गया है और आप लोग अभी भी 43 लोग 44 लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और अच्छा, एक और जाते जाते एक और बात बोल दूं, जैसे ही बेबी का बर्थ हो, बच्चे का जन्म हो, जैसे ही, क्योंकि हमें उसी टाइम पता चल जाता है डेट, टाइम और प्लेस, हम सबसे पहले गंडमूल तो पूछते ही है ना, तो उसके साथ ही अपने बच्चों की कलर थेरेपी जरूर पूछ लिया कीजिए। क्योंकि कई लोगों ने यह वहम बनाया हुआ है कि 12 साल तक कुंडली नहीं दिखानी, 18 साल तक, ऐसा नहीं होता। जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आ गया और कॉर्ड से कट गया मां की, तो वो ग्रहों के बीच आ गया। और अगर अच्छे माँ बाप, बढ़िया माँ बाप ने उसी दिन देख लिया कि इसका लगन हेल्थ, पंचम एजुकेशन, नवम भाग्य कौन से ग्रहों से संबंधित है, उसी रंग के कपड़े, टॉवल, कंबल, खिलौने लेके दीजिए उसको पहले दिन से। ये एक पता नहीं किसने बातें वहम बनाई है, 12 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा तब कुंडली, तब तक तो ग्रह असर कर जाता है। कोई बच्चा मान लीजिए राहु की दशा में पैदा हो गया या केतु की दशा में पैदा हो गया, आप उसको ब्लू कलर के कपड़े लेके दे रहे हो, ब्राउन कलर के दे रहे हो, या किसी लड़की किसी के घर में पैदा होगी शुक्र राहु लेके, ज्यादातर हम अपनी बच्चियों को पिंक कलर की चीजें लाकर देनी शुरू कर देते हैं, उसके तो ऑरा में आपने शुक्र राहु घुसा दिया। कौन ठीक करेगा? एस्ट्रोलॉजर ठीक नहीं कर पाते। फिर हम लोग कहते रहते दान कर दो, भाई कर दो, होता कुछ नहीं है। सो ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। समझ गए? आई बात ये वाली समझ को किसी को? अतुल जी कह रहे हैं मुझे आपसे बात करनी है। अतुल जी, मेरा नंबर आप टाइमलाइन से ले लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, सीधी कॉल मत कीजिएगा। सोहित गोयल एस्ट्रोलॉजर हैं, लिख रहे हैं गुरुदेव किसी दिन पितृदोष पर भी लाइव कीजिए। हाँ जरूर करेंगे। राकेश कक्कर जी लिख रहे हैं कोटि कोटि प्रणाम, मेरी कुंडली में केतु, सूर्य, गुरु, बुध 12वें घर में है, वृषभ लगन है। राकेश जी काफी बोल चुका हूँ, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। अब मैं ना 2 घंटे से बोल रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि अब बंद करें इसको, जाकर चाय पिए बढ़िया सी। हरीश कुमार जी राम राम। राजन बेदी जी लिख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा? राजन बेदी जी, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, इलेक्शन रिजल्ट ज्योतिषी से पूछना, मैच कौन जीतेगा। अगर आपने मुझसे इलेक्शन रिजल्ट पूछना है तो मुझे सारे कैंडिडेट्स की जन्म पत्रियां दीजिए पहले,
अगर मुझसे क्रिकेट मैच के बारे में पूछना है तो मुझे सारे प्लेयर्स की जन्म पत्रियां दीजिए पहले। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि आप फेसबुक पे लिख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा। हाँ, मैं बता सकता हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबकी जन्म पत्रियां लेके आइए ना मेरे पास, तो मैं बताऊंगा इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। इलेक्शन रिजल्ट, ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने गलत की हुई है। आप लोगों ने ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा मैच। एक बार मैंने देखा, एक न्यूज चैनल पे था, हमारे देश के लीडिंग एस्ट्रोलॉजर्स, लीडिंग जो पिछले कई कई सालों से नेशनल टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम चलाते हैं, एक दिन पहले इंडिया के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन की कि अगले दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा क्रिकेट में। अगले दिन वो हार गया था। तो इसका मतलब वो एस्ट्रोलॉजर्स जो लीडिंग एस्ट्रोलॉजर, वो भी इडियट्स, और जो आप पूछने वाले वो भी इडियट्स। सो ये ज्योतिष है, ये कुंडली मेरी और आपकी दो बंदों की बात का सब्जेक्ट है। इडियट पना करना चाहिए नहीं इसमें। तो वो मैंने उन सब एस्ट्रोलॉजर्स को फिर बाद में व्हाट्सएप किए, मैं क्या बेवकूफियां करते रहते हो, ये इडियोटिक एक्सपेरिमेंट्स मत किया कीजिए। ये भारत की विद्या है, ये भारत की पौराणिक विद्या है, इसको वैदिक गणना कहते हैं। ये क्या मतलब वो इलेक्शन कौन जीतेगा मैच कौन जीतेगा। हाँ, पूछो हमसे, लेके आओ सबकी कुंडलियां देख लेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको खराब मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। यही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूं। ओम नमः शिवाय।